हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम ही है हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात, जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं हम आसपास, वो सारी क्या है? पदार्थ है। आपके हाथ में पेन है, वो पदार्थ है। आप लैपटॉप देख रहे हो जिसमें आप वीडियोस देख रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मोबाइल में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, वो डिवाइस भी हमारी क्या है? एक तरह से पदार्थ है। तो जितनी भी चीज़ें आप आसपास देख रहे हो जिसका कोई आयतन है, वो स्थान कुछ घेर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। राइट। अब अगर वो कोई स्थान घेर रहा है, अगर उसका कोई आयतन है, तो उसका कोई द्रव्यमान भी होगा। तो जितने भी पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। वो कुछ ना कुछ स्थान को ऑक्यूपाइड करते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं? पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, किस किस टाइप के पदार्थ होते हैं, है ना, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है पदार्थ की। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पदार्थ क्या है भैया? तो पदार्थ जितने भी हम देख रहे हैं, हमारे चारों ओर विभिन्न आकार और बनावट वाली चीज़ें पाई जाती है, और वो सारी की सारी क्या है? पदार्थ। वैज्ञानिकों ने इन सभी चीज़ों को क्या कहा है? मैटर कहा है, पदार्थ कहा है। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पदार्थ को मैटर बोलते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं, वायु हमें दिख रही है, एयर, हालांकि हम देख नहीं सकते हैं वायु को, राइट, लेकिन वायु हमारे आसपास है, वो भी एक स्थान को घेर रही है, उसका भी एक आयतन होता है। ठीक है, तो वायु हमारी क्या है? पदार्थ है। भोजन जो हम खाते हैं वो भी एक पदार्थ है। पत्थर आपको दिख रहे होंगे आसपास, बादल आपको दिखते हैं, तारे आपको दिखते हैं, पौधे आप अपने आसपास देख रहे होंगे, जल की बूंदें आप जल देख रहे होंगे, रेत के कण अगर आप बाहर निकलते हो तो रेत के कण भी आप देख रहे होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप देखते हो, सब के सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। ठीक है, और ये सभी पदार्थ जो होते हैं वो स्थान घेरते हैं, इनका आयतन होता है, और उनका द्रव्यमान जो मास होता है वो भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये एक फैमिली है। ठीक है, तो ये फैमिली भी एक तरह से क्या है? मैटर है, पदार्थ है। राइट। तो हम मानव जो होते हैं वो भी एक पदार्थ ही है। राइट। और ऐसे ही ये पेड़ है। राइट। तो ये पेड़ भी हमारा पदार्थ है। हाथी जो है पदार्थ है, जितने भी एनिमल्स है सब पदार्थ है। ये कार है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, सारी की सारी चीज़ें क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, और पदार्थ कणों से मिलके बनते हैं। राइट। तो ये हमारी क्या है? एक तरह से पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीन काल में जो पदार्थ की परिभाषा दी है वो किस टाइप से दी है, इसको समझते हैं। तो देखो, भारतीय दार्शनिक जो थे पहले, उन्होंने पदार्थ को 5 तत्वों में विभाजित किया था, जिसे हम कहते हैं पंच तत्व। पंच तत्व के अंदर क्या क्या आता है? जैसे वायु है, पृथ्वी है, अग्नि, आकाश और जल। ये 5 तत्वों से मिलकर कोई भी पदार्थ बना होता है। जो पुराने दार्शनिक थे, ठीक है, उन्होंने कहा था कि भैया जो भी पदार्थ है ना, वो 5 तत्वों से मिलकर बनता है। इन 5 तत्व, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी पदार्थ की। और प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया था। ठीक है, अभी के जो वैज्ञानिक है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया है, कि भैया 2 टाइप से उनको क्लासिफाइड किया है। भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के, उनके फिजिकल नेचर को और एक केमिकल नेचर को देख के उन्होंने उसको क्लासिफाइड किया है, वर्गीकृत किया है। कैसे किया है? उन्होंने कहा भाई, पदार्थ क्या कणों से बना होता है? तो इसको समझते, क्या पदार्थ कणों से बना होता है? तो प्राचीन समय में 2 मत प्रचलित थे। कौन कौन से? कुछ लोगों का तो ये मानना था कि यार पदार्थ जो है ना, वो सतत है, वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा होता है, तो लकड़ी के टुकड़ों में आपको कण नहीं दिखते होंगे। ठीक है, जबकि आप रेत को देखोगे तो रेत में आपको हर एक कण दिखेगा। तो कुछ लोगों का तो ये मानना था कि जो पदार्थ होता है वो सतत होता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, और कुछ का मानना था कि जो पदार्थ है वो कणों से बना होता है, जैसे कि रेत, अगर आप देखोगे तो रेत उठाओगे तो रेत में कण ही कण नजर आएंगे। तो ये 2 मत प्रचलित थे प्राचीन समय में। अब क्या था भाई, पदार्थ जो है वो कणों से बना होता है या नहीं, इस चीज़ को थोड़ा सा हम देखेंगे एक्टिविटीज़ के थ्रू। राइट। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने एक क्रियाकलाप किया, एक एक्टिविटी की है। हमने क्या किया कि 100 मिलीलीटर बीकर हमने लिया है। ठीक है, और उसमें आधा पानी, ये बीकर है हमारे पास में, इसमें आधा पानी भरा, और एक स्तर को चिन्हित कर लिया हमने कि भैया ये इतना इतना 100 मिलीलीटर, और उस पर हमने चिन्हित कर लिया कि 100 मिलीलीटर इतना है। ठीक है, फिर उसमें हमने क्या करा, नमक डाला या चीनी, कुछ भी डाल लो आप। तो उसमें नमक या चीनी डालकर घोले और जल स्तर देखे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या डाला? जल डाला। कितना जल डाला भैया? 100 मिलीलीटर जल डाला, और उसको मैंने चिन्हित कर दिया। अब इसमें क्या करा मैंने? इसमें डाला नमक,
नमक डालो, पानी डालो, नमक डालो या शक्कर डाल लो, कुछ भी डाल लो। इसमें मैंने डाला और उसके बाद में उसको मैंने हिलाया, राइट। हिलाने के बाद में मैंने देखा कि यार इसका तो कोई वॉल्यूम जो उसकी कैपेसिटी, जैसे 15 मिली, जो 100 मिलीलीटर डाला तो 100 मिलीलीटर से ऊपर आया ही नहीं वो। तो जल स्तर में कोई वहाँ पर मेरे को चेंजेस देखने को नहीं मिले, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि जो नमक होता है या चीनी के कण हम बोल सकते हैं, जल के कणों के बीच में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पर जल डाला तो यहाँ पर क्या है, जल के कण है, जल है तो जल के कण है, ठीक है, जल के कण है। और इसके अंदर मैंने क्या डाला, इसके अंदर मान के चलिए कि नमक डाला या शक्कर डाला, तो अब इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे और पानी का वॉल्यूम भी नहीं बढ़ेगा। मतलब पानी जो 100 मिलीलीटर पे था वो स्तर मैंने देखा तो वो 100 मिलीलीटर पे है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो ये नमक या शक्कर हमने जो डाली है, इसके जो कण हैं वो हमारे क्या हुए, पानी के कणों में मिक्स हो गए, राइट। इससे इसका मतलब तो यही है ना, क्योंकि उसका स्तर ही नहीं बढ़ा, वो स्तर वहां का वही है। तो इसका मतलब है कि हमने जो शक्कर डाली है, हमने जो नमक डाला है, वो उसके जो कण हैं वो पानी के कणों में बीच में चल गए, मिक्स हो गए, जिसकी वजह से वो बढ़ा नहीं, उसका स्तर नहीं बढ़ा। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि यार जो हमारे पदार्थ होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, कणों से मिलके बने होते हैं। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला कि भैया पदार्थ जो है वो कणों से बना होता है। ये चीज यहां से क्लियर हो गई एक्टिविटी के थ्रू। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि यार जो, चलो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि जितने भी पदार्थ हैं वो कणों से मिलके बने होते हैं, लेकिन ये जो कण होते हैं पदार्थ के, ये कितने छोटे होते हैं ये भी तो बता दीजिए हमें। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं, इसको भी एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, क्रियाकलाप करेंगे 1.2। ठीक है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी से ही मैंने यहाँ पर ली है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई अलग एक्टिविटीज ली है, ये सारी की सारी जितनी भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा वो सारी हमारी एक्टिविटीज हमारी एनसीईआरटी में है, तो आप देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम करेंगे 2-3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट को 100 मिलीलीटर पानी में हम घोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो आप, ये बीकर है, इसमें 100 मिलीलीटर पानी है। इस 100 मिलीलीटर पानी के अंदर मैंने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, 2-3 क्रिस्टल्स मैंने पोटेशियम परमैंगनेट के यहाँ पर डाल दिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हो स्पून के थ्रू, चम्मच के थ्रू मैं इसमें डाल रहा हूँ और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको हिला रहा हूँ, राइट। अब होगा क्या, चलो ठीक है, उसके बाद में पोटेशियम परमैंगनेट इसमें जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा, राइट। अब ये कलर चेंज होने के बाद में इसमें से फिर मैंने क्या करा, 10 मिलीलीटर इसमें से घोल निकाला। किसमें से निकाला मैंने, इससे घोल निकाला। इस वाले बीकर में मैंने सबसे पहले ये जल का बीकर लिया, मैंने जल डाला, इसके अंदर 100 मिलीलीटर पानी लिया और इस पानी के अंदर मैंने क्या करा, क्रिस्टल्स डाले हमने, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट आपको पता है ना क्या होता है, वो मैंने इसके अंदर डाला। अब वो डालने के बाद में ये पानी का कलर चेंज हुआ। अब इस पानी के अंदर जो ये कलर चेंज हुआ, इस पानी से मैंने क्या निकाला, एक तरह से इसका विलयन निकाला, ये जो बना पानी है ना, इसका विलयन निकाला। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये 10 मिलीलीटर का मैंने विलयन यहाँ से निकाल लिया सोल्यूशन। अब ये 10 मिलीलीटर मैंने क्या करा, दूसरे बीकर में, जो दूसरा बीकर था वो भी हमारा किसका था, सिर्फ पानी का था, उसके अंदर मैंने डाला। ये देखो, ये मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। जैसे मैंने इसमें डाला तो देखो इसका कलर थोड़ा सा यहाँ पर डार्क था, अब थोड़ा सा लाइट हो गया, दिख रहा है। फिर मैंने क्या करा, वापस से इसमें से निकाला सोल्यूशन, विलियन निकाला और फिर से मैंने 10 मिलीलीटर का डाला और 10 मिलीलीटर का निकाला और 10 मिलीलीटर का फिर से फ्रेश जो वाटर था हमारा, फ्रेश जो जल था, उसमें वापस से मैंने डाल दिया। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं डालता जा रहा हूँ और वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसका रंग थोड़ा सा फीका पड़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज मिल रही होगी, क्या, कि यार जो पदार्थ के कण होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, मिक्स होते जा रहे हैं। लेकिन देखो कलर ऐसा नहीं है, मैं यहां से निकालता जा रहा हूं और कलर ऐसा नहीं है कि है ना नहीं आ रहा है, कलर आता जा रहा है, कलर आता जा रहा है, कलर आता और आगे तक आता जाएगा, लाइट होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलर तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो इसका क्या मतलब है भैया, इसका मतलब है कि पदार्थ के कण जो है वो बहुत छोटे होते हैं और बार बार हम विभाजित किए जा सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो बार बार विभाजित हो रहे हैं ये पदार्थ के कण। ठीक है, यही प्रयोग आप डेटॉल के साथ भी कर सकते हो। कैसे, जिसमें गंध को भी कई बार पतला करने पर महसूस किया जा सकता है, उसकी गंध जो स्मेल है वो आती है आपको। ठीक है, आप कितना ही पतला कर लो उसके डेटॉल को, लेकिन है ना उसको डालते रहो डालते रहो डालते रहो, इस तरीके से आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, और फिर आप देखोगे तो उसकी गंध आपको, स्मेल तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इससे ये चीज़ पता चल रही है कि यार जो पदार्थ है ना उसका कण जो है वो बहुत बहुत छोटे होते हैं। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो पदार्थ अब हमने पढ़ लिया है, तो पदार्थ की क्या क्या इकाइयाँ होती है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलो,
तो पदार्थ की कौन कौन सी इकाइयाँ होती है? पदार्थ के अंदर जब द्रव्यमान निकालते हैं हम पदार्थ का, तो उसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, केजी। याद रखना, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आयतन अगर निकालेंगे तो आयतन की एसआई यूनिट होगी क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब में हम निकालते हैं आयतन। और आयतन लीटर में भी मेजर किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, मीटर क्यूब जो होती है आयतन की यूनिट होती है, द्रव्यमान की जो यूनिट होगी वो किलोग्राम होगी किसी भी पदार्थ की, ठीक है। और एक डेटा याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, 1 लीटर जो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्विवेलेंट होता है, 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के इक्विवेलेंट होता है, और 1 मिलीलीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्विवेलेंट होता है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर ये डेटा काम आ सकता है, इसलिए अपने को ये यूनिट कन्वर्जन आना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या क्या है अब समझ लेते हैं। पदार्थ के बारे में हमने समझ लिया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है, और हमने समझा पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत सूक्ष्मतम होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं ना, मिक्स हो जाते हैं, इजीली मिक्स हो जाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का हमने एक एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर देखा है, राइट, एक्टिविटीज हमने यहाँ पर करी है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि यार पदार्थ के कण जो है ना वो एक तरह से बहुत छोटे होते हैं और कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ, ठीक है। चलो अब यहां पर हम समझेंगे कि पदार्थ के कणों की कौन कौन सी विशेषता है। तो पदार्थ, सबसे पहली बात, कणों के बीच स्थान होता है, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में स्थान होता है, ठीक है। इस चीज को भी हम समझेंगे, और हमने देखा भी था, अभी एक्टिविटी हमने की थी कौन सी, हमने 1.1 1.2 इसमें हमने देखा था, क्या देखा था हमने कि जो नमक थी या चीनी हमने ली या डेटॉल पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण हैं वो पानी में क्या घुलकर समान रूप से वितरित हो गए थे, जैसे हमने डाला और समान रूप से पूरे के अंदर वितरित हो गए थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार जो कण होते हैं पदार्थ के वो इजीली मिक्स हो जाते हैं, प्लस पदार्थ के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच में स्थान होता है। जैसे हमने जल के कण जो थे उसमें नमक या चीनी के कण जो है वो मिक्स हो गए थे, है ना, डिटॉल के कण मिक्स हो गए थे, पोटेशियम परमैंगनेट हमने डाला था जल के अंदर वो मिक्स हो गए थे। तो यहां से एक चीज तो निकल रही है कि यार पदार्थ के कणों के बीच में स्थान तो है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है। इसी प्रकार जब हमने चाय बनाते हैं घर में, हम कॉफ़ी या नींबू पानी भी जब बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच समा जाते हैं ना। नींबू पानी के अंदर आपने नींबू डाला, ठीक है, नींबू पानी के अंदर आपने शक्कर डाली, मिक्स हो जाती है इजीली वो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यार शक्कर के जो कण है वो नींबू पानी के अंदर मिक्स हो गए, ठीक है। तो पदार्थ के कण एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, क्यों मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि उनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है कणों के बीच में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त स्थान तो होता है। जैसा कि यहाँ पर भी देखो आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो है ये जल के कण है ना, ये ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं, और इसके अंदर मान के चलिए कि मैंने शक्कर डाल दी तो ये शक्कर रेड कलर के हैं। कुछ टाइम बाद में ये क्या करेंगे, जैसे मैं डालूंगा तो इस तरीके से रहेंगे, और फिर कुछ टाइम बाद में मिक्स होके ये देखो सबके बीच में मिक्स इस तरीके से हो जाएंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा है, अच्छे से मिक्स हो गए एक तरह से। तो जो जल के कण थे और जो शक्कर के कण थे वो आपस में एक दूसरे में अच्छे तरीके से यहां पर मिक्स हो गए, क्योंकि इनके बीच में क्या है, स्थान है। अगर स्थान नहीं होता इनके बीच में, कणों के बीच में, तो ये मिक्स ही नहीं हो पाते, ठीक है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है भैया, रिक्त स्थान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति में रहते हैं, इस चीज को भी अपन एक्टिविटी के थ्रू ही समझेंगे कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या गति में रहते हैं, एक स्पीड में रहते हैं, है ना, चलते रहते हैं क्या, इस चीज को समझते हैं। तो देखो एक अगरबत्ती हमने ली, उस अगरबत्ती को हमने बिना जलाए एक कोने में रख दी, रखते हैं ना अपन, अगरबत्ती पड़ी रहती है मंदिर में, ताक में, इनमें पड़ी रहती है, ठीक है, आपने देखी भी होगी, ठीक है। और उसकी गंध को आप महसूस करोगे तो कितनी दूर तक उसकी गंध महसूस होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। बस आप पास खड़े हो ना, जब तक आप पूजा रूम में गए, ठीक है, तो वहां पर आती है, ऐसा नहीं कि आपको दूसरे रूम में भी आएगी, लेकिन दूसरे रूम में कब आएगी आपको, जब उस अगरबत्ती को आपने क्या करा, जलाया। तो आपने देखा होगा यार पूरे घर में हमारी क्या हो जाती है, सुगंध सुगंध फैल जाती है ना, उसकी स्मेल फैल जाती है। क्यों होता है ऐसा, इसका मतलब है यहाँ से तो एक चीज क्लियर हो रही है कि आपकी पूजा रूम में वो अगरबत्ती जल रही है और आपको कहाँ पर वो हो रही है, एक तरह से, हाँ, उसको महसूस आप कहाँ कर रहे हो, आप दूसरे रूम में कर रहे हो या आप कहीं दूर बैठे हो वहाँ महसूस कर रहे हो। क्यों भैया, ऐसा क्यों? इसका मतलब है यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि यार पदार्थ के जो कण हैं वो गति में है, ठीक है, वो आप तक पहुँच गए कैसे भी करके। तो जब अगरबत्ती को आप जलाते हो तो अब उसकी गंध दूर तक फैलती है। तो यार यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, बिना जलाई नहीं आ रही है और जैसे ही जलाया आपने तो वो स्पीड में आ गई। तो यहाँ पर एक एनर्जी लगती है, उसको भी हम समझेंगे कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तापमान में चेंजेस हुआ, आपने उसको जलाया
और फिर उसके पार्टिकल्स मूव करने लग गए, उसके जो कण हैं वो एक तरह से गति में आ गए, और जिसकी वजह से हमारे पास तक उसकी सुगंध पहुंच जाती है। जबकि बिना जलाए अगर आपने एक अगरबत्ती को रखा हुआ है, अगरबत्ती सिर्फ ऐसे ही पड़ी है, तो उसकी जो सुगंध होगी, उसकी जो स्मेल होगी, वो सिर्फ पास तक ही आती है। लेकिन वहीं अगर आपने अगरबत्ती को जला दिया तो दूर बैठे व्यक्ति को भी उसकी सुगंध आ जाती है। ठीक है, चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। जैसे 2 बीकर हमने लिए, उसमें पानी भरा और पहले बीकर में नीला और लाल स्याही की एक बूंद डाली। ठीक है, दूसरे बीकर में शहद की एक बूंद डाली। अब यहां पर मुझे एक बात बताना, क्या आपने तुरंत कोई परिवर्तन देखा, और कितने घंटे या दिन बाद रंग पूरे पानी में समान रूप से फैलता है। अब देखो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि 2 बीकर लिए और दोनों बीकरों में क्या है, पानी है। पहले बीकर में तो मैंने क्या करा, नीला या लाल स्याही जो भी मेरे को मिली कलर की, उसमें मैंने एक बूंद डाला। पहला बीकर मैंने लिया, ये एक बीकर लिया मैंने, ठीक, और ये मैंने दूसरा बीकर लिया। ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। इसके अंदर मैंने क्या डाला, इसके अंदर मैंने डाला नीली स्याही या लाल स्याही जो भी है मेरे पास में अवेलेबल, मैंने वो डाल दी। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या डाला, इसके अंदर मैंने डाला शहद। क्या डाला, शहद की बूंद डाली। जैसे ही मैंने नीली स्याही डाली है ना, फटाफट से वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने शहद डाला तो शहद क्या करेगा, शहद धीरे 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 मिक्स होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होगा टाइम में। ठीक है, ये जल्दी मिक्स हो जाएगा नीली स्याही या लाल स्याही जो भी है, और ये कुछ टाइम लेगा मिक्स होने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या मतलब, ये क्या ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, एक बात बताओ। पानी में शहद भी डाल रहा हूं, नीली स्याही भी डाल रहा हूं, लेकिन ऐसा चेंजेस क्यों देखने को मिल रहा है कि नीली स्याही जल्दी से मिक्स हो रही है, शहद थोड़ा लेट मिक्स हो रहा है। तो इसके पीछे की कहानी है, उसको भी अभी हम समझते हैं क्या चीजें होती है। चलिए, तो देखो होगा क्या, सबसे पहली बात, एक सेकेंड, एक और हमने किया, एक और एक्टिविटी करते हैं और फिर इन चीजों को समझते हैं, है ना। तांबे के सल्फेट जो होते हैं, कॉपर सल्फेट जिसे हम कहते हैं, है ना, या पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का एक हमने क्रिस्टल लिया। ठीक है, और इसे गर्म पानी और ठंडे पानी वाले 2 अलग अलग गिलासों में हमने डाला। ठीक है, 2 गिलास ले लिए, एक तो ठंडे पानी का है और एक गर्म पानी का है। मान के चलिए कि ये गिलास है, ठीक है, और ये एक और गिलास है। बहुत ध्यान से समझना, ये एक और गिलास है। अब ये जो ग्लास है इसके अंदर क्या है, हॉट वाटर है, और इसके अंदर कोल्ड वाटर है, मतलब नॉर्मल वाटर है। ठीक है, हमने बिना हिलाए कुछ समय तक देखा, इसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट डाला, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट कुछ भी डाल दो, CuSO4, ठीक है, नीला कलर का होता है, या इसके अंदर CuSO4 है ना, कुछ भी डाल दो। दोनों के अंदर मैंने कॉपर सल्फेट डाला, तो मैंने देखा यार हॉट वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट जल्दी से मिक्स हो गया, लेकिन कोल्ड वाटर के अंदर थोड़ा सा टाइम लगा। आपने देखा होगा दूध, मिल्क जब आप लेते हो तो मिल्क के अंदर जैसे आपने शक्कर डाली और उसको मिक्स किया, अगर गर्म दूध है ना तो उसमें शक्कर जल्दी से घुल जाती है, लेकिन वहीं ठंडे पानी के ठंडे मिल्क के अंदर, ठंडा मिल्क, कोल्ड मिल्क अगर होगा तो उसके अंदर अगर आप शक्कर को घोलोगे तो बहुत टाइम लेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि यार टेम्परेचर के ऊपर, तापमान के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है हमारा। तो बिना हिलाए कुछ समय तक हमने देखा कि क्या आपने देखा कि ठंडे और गर्म पानी में क्रिस्टल्स अलग अलग गति से घुल रहे हैं। बिल्कुल, हॉट में तो कम टाइम ले रहा है, कोल्ड में ज़्यादा टाइम ले रहा है, ऑब्वियसली बात है ऐसा होगा। तो ये यहाँ पर देखो एक्टिविटी के थ्रू समझाया, और जैसे मैंने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो ये देखो कलर्स बिल्कुल डिजॉल्व हो गया और अच्छे से मिक्स हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है क्या, कि पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है। ठीक है, उसकी वजह से ये मिक्स हो जाते हैं इजीली, आराम से, है ना। शक्कर जो है वो चाय में मिक्स हो जाएगी, शक्कर जो है वो दूध में मिक्स हो जाएगी, शक्कर जो है वो नींबू पानी में मिक्स हो जाएगी, पानी में मिक्स हो जाएगी, है ना। तो पदार्थ के कणों के बीच एक पर्याप्त स्थान होता है, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है। पदार्थ के कण जो होते हैं वो लगातार गति में रहते हैं, अगरबत्ती वाला हमने लिया भी था, है ना। कॉन्स्टेंट वो क्या करेंगे, वो गति में रहेंगे, स्पीड में रहेंगे। तो पदार्थ के कण लगातार गति में रहते हैं, और तापमान बढ़ने पर कणों की गति भी बढ़ती है। जैसे ही हमने अगरबत्ती को जलाया क्या हुआ, एक तरह से उसके जो कण हैं वो गति में आ गए, और हमारे को हम दूर भी बैठे हैं ना तो हमें क्या आ जाती है, उसकी स्मेल आ जाती है। ऐसे ही मैंने देखो तापमान बढ़ने पर कणों की गति के लिए एक और एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने कॉपर सल्फेट लिया था। ठीक है, 2 बीकर्स के अंदर, एक को मैंने हॉट वाटर लिया था और एक में कोल्ड वाटर लिया था, और उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाला मैंने। तो क्या देखने को मिला, हॉट वाटर के अंदर जल्दी से मिक्स हो गए, मतलब बढ़ने पर कणों की यहाँ पर क्या हो गई, गति बढ़ गई, और गति बढ़ गई तो वो मिक्स इजीली हो गई। और प्रसरण होता है, उसकी दर तापमान बढ़ाने से तेज हो जाती है। ये प्रसरण मतलब डिफ्यूजन, ये प्रसरण ही है।
जैसे हॉट और कोल्ड वाटर में क्या था ना, हॉट वाटर में प्रसरण तेजी से होता है, क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ गया है, ठीक है, इसलिए। और कोल्ड वाटर में प्रसरण की गति जो होती है वो कम होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निष्कर्ष हमने क्या निकाला? निष्कर्ष यही निकाला कि जो पदार्थ के कण हैं वो लगातार गति में रहते हैं। कणों में एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे हम कहते हैं, जो मैं अभी आपकी बात कर रहा था एक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी जिसे हम कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहती है। तो कणों में जो जो पदार्थ के कण होते हैं ना, उनमें एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, गति ऊर्जा कहते हैं। वो गति रहती है पदार्थ के कणों में, जिसकी वजह से वो मोशन में रहते हैं, मूव करते रहते हैं, गति में रहते हैं, स्पीड में रहते हैं, ठीक है। तापमान जैसे ही बढ़ेगा तो उनकी कणों की गति भी बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा एक्टिव हो जाती है, बढ़ जाती है, और कण एक दूसरे में स्वतः मिल जाते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। जैसा कि शक्कर जो है वो मिक्स हो जाती है हमारी किसके अंदर? वाटर के अंदर, तो वो डिफ्यूजन है, वो प्रसरण है। तापमान बढ़ाने से प्रसरण की गति तेज हो जाती है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हमने पानी लिया और पानी के अंदर कुछ क्रिस्टल्स हम डाल रहे हैं और फटाफट से यहाँ पर देखो मिक्स हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रसरण हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, प्रसरण बोलते हैं। तो प्रसरण क्यों तेज होता है इसको समझते हैं भैया। प्रसरण कैसे तेज होगा? क्योंकि प्रसरण जो कण है उनके बीच में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब पदार्थ को गर्म किया जाता है तो कणों की जो गति ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। ऑब्वियसली बात है, जैसे ही हम उसको तापमान, हम जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और बढ़ते ही वो भैया हिलने डुलने लग जाते हैं उसके कण, और ईजिली मिक्स हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है? कण अधिक तेजी से हिलते डुलते हैं और आपस में जल्दी घुल मिल जाते हैं। इसलिए गर्म पानी में क्रिस्टल्स ठंडे पानी की तुलना में अधिक तेजी से यहाँ पर घुलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा गुण बता रहा हूं, तीसरी विशेषता बता रहा हूं कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि ले भैया आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, ठीक है। वाटर के कण जो होंगे, जल के कण जो होंगे, वो शक्कर के कण को बोलेंगे आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। तो एक दूसरे को क्या करते हैं? वो आकर्षित करते हैं। तो एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। 4 समूह हमने लिए बनाकर मानव श्रृंखला का खेल हमने खेला यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाने चाह रहे, ह्यूमन चेन बनाना चाह रहे, और 4 समूह ले लिए हमने। पहला समूह को हमने बोला कि यार सभी छात्र एक दूसरे को पीछे से पकड़कर अपने हाथों को आपस में जोड़े, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये एक क्या बोलते हैं इसको, एक डांस होता है, ये एक शायद नृत्य होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये इस तरीके से लेडीज़ जो होती है वो पकड़ लेती है एक दूसरे की कमर को, टाइट से पकड़ती है ना, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है बहुत टाइट होती है, ठीक है, कोई छुड़ा नहीं सकता। तो इस तरीके से ये कमर इन्होंने कसकर पकड़ ली है। एक समूह को तो हमने ऐसा बोला कि इस तरीके से कमर पकड़ लो। दूसरे समूह को हमने क्या बोला कि भैया छात्र सिर्फ हाथ पकड़कर एक श्रृंखला बनाओ, ठीक है। क्या करना है? सिर्फ हाथ पकड़नी है, सिर्फ हाथ पकड़ के एक श्रृंखला बना लो, ठीक है। और तीसरा समूह था, उसको हमने बोला कि भैया उंगलियों को पकड़ो, बस एक दूसरे की उंगलियों को पकड़ना है, तो उंगलियों के सिरों से एक दूसरे को बस छूना है, पकड़ के रखना है ऐसे। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, चौथा समूह को हमने क्या बोला? अन्य छात्र इन तीनों समूह की श्रृंखला को तोड़ने का। अब एक समूह था, हमने कहा भैया इन अब तीनों समूह की श्रृंखला को तोड़ो, ठीक है। उस समूह को हमने बोल दिया, चौथे का काम है, चौथे समूह का, कि भैया तोड़ा पट्टी करना है, यहाँ पर इनकी समूह की श्रृंखला को तोड़ना है, पहले समूह, दूसरे समूह और तीसरे समूह की। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि कौन सा समूह सबसे आसानी से टूट गया, बताओ। पहला समूह इजीली टूट जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा तो तोड़ रहा है सबको, तो चौथे की तो बात नहीं करेंगे, पहला, दूसरा या तीसरा। तो आप कहोगे कि सर फर्स्ट समूह है, फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर टाइट पकड़े हुए हैं ये एक दूसरे को, ठीक है, आपस में देखो इनके बीच में गैप नहीं है बिल्कुल भी, है ना, आराम से टाइट से पकड़े हुए हैं। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है ना। और स्ट्रांग बॉन्डिंग अगर होगी, इनके कण जो होंगे वो आपस में पास पास है, बहुत पास पास है, नज़दीक है, तो कण जो है वो बहुत नज़दीक है, तो स्ट्रांग बॉन्डिंग तो यहाँ पर है, तो ये तो इजीली नहीं टूटेगा। तो कौन सा समूह सबसे आसानी से टूट जाएगा? सेकंड वाले में क्या करा? सेकंड वाले में इन्होंने हाथ से पकड़ रखा है, और थर्ड वाले में क्या कर रखा है? ओनली उंगली, ओनली फिंगर हम बोल सकते हैं, ओनली उंगली का यूज कर रखा है, उंगली पकड़ रखा है। इसका मतलब है कि यहाँ से क्या, कि इन्होंने अगर उंगली को पकड़ रखा है तो भैया तोड़ेगा तो ये जल्दी टूट जाएगा ये, क्योंकि ओनली उंगली पकड़ रखा है। तो कणों के बीच में क्या है? डिस्टेंस ज़्यादा है। तो किस समूह के कण सबसे मजबूती से जुड़े हैं? तो सबसे पहली बात, पहला वाला समूह था वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, इनके कण जो है वो मजबूती से जुड़े हुए थे। और कौन सा समूह सबसे आसानी से टूट जाएगा? थर्ड वाला समूह जो है
वो इजीली टूट जाएगा, क्योंकि इनके जो कण है वो दूर दूर है, वो सिर्फ उंगलियों को पकड़े हुए, आराम से इजीली तोड़ सकते हैं उनको। तो ये एक्टिविटी आपको क्या दर्शा रही है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ से, ये आपको बता रही है कि यार गतिविधि दर्शाती है कि पदार्थ के कण जो है उनके बीच में एक आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल की वजह से वो आपस में आसपास आते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है, और कुछ पदार्थों के कण आपस में बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, जैसा कि फर्स्ट वाला जो समूह था वो जुड़ा हुआ था आपस में एक दूसरे से, है ना, बिल्कुल कमर को कमर से लगा के और बिल्कुल हाथ पकड़ रखा था टाइट, इनको छुड़ाना बड़ा मुश्किल है भैया। तो जबकि कुछ पदार्थों के कण, जैसा कि थर्ड समूह में भी सिर्फ फिंगर को उन्होंने टच किया हुआ था, तो कुछ पदार्थों के कण जो होते हैं वो आसानी से अलग हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है हमारा कि जो कण है पदार्थ के वो कैसे हैं, दूर दूर है उस पदार्थ के कण या पास पास है, उनके बीच में आकर्षण बल जो है वो ज़्यादा है या कम है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, पदार्थ के ऊपर, कि पदार्थ कैसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक हमने एक्टिविटी की, एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर के अंदर। तो क्रियाकलाप हमने किया, कैसे किया क्रियाकलाप देखते हैं। एक हमने क्या करा, लोहे की कील ली, आयरन नेल जिसे हम कहते हैं, एक चौक लिया और एक रबर बैंड हमने लिया। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या लिया है हमने, हमने लिया है एक कील लोहे की, रबर बैंड हमने लिया है और चौक हमने यहाँ पर लिए। इन हमने क्या किया भैया, पीट कर देखा, काट कर देखा, खींच कर देखा, एक दूसरे को हमने, देखो यहाँ पर ये कील है, इसको पीट रहे हैं भैया, पीटने की कोशिश कर रहे हैं, काटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, खींचेगा तो है नहीं है ना, लोहे की कील है भैया, खींचेगी थोड़ी ना। और ऐसे ही हमारे पास में ये रबर बैंड है, इस रबर बैंड को हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तेज खींच रहे हैं। ठीक है ना, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पीटने की कोशिश कर रहे हैं, रबर बैंड को, टूट ही नहीं रहा है भैया, रबर है ये, कैसे टूट जाएगा। ऐसे ही हमने चौक को देखा, तो चौक को तो जैसे ही मैंने टच किया या टक करा भैया, टूट गई फटाफट से चौक। ये चौक जो है ना, ये दिख रही है ना आपको, ये फटाफट से टूट गई। इसका मतलब क्या है यार, ये बहुत इजीली टूट गई। यार ये कील तो टूट ही नहीं रही है यार, रबर बैंड को मैंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस कर दिया, ज़्यादा ही खींच दिया तो ये टूट गई। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है कि हो क्या रहा है, पदार्थ की प्रति अलग अलग है, नेचर अलग अलग है, पदार्थ अलग अलग है। समझ रहे हो, ये पदार्थ जो है ये, इसका नेचर अलग अलग है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इनके कणों की वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि ये सारे के सारे पदार्थ ठोस है, लेकिन इनके कणों की वजह से ऐसा हो रहा है कि इसके कण जो है वो बहुत पास पास होंगे, ठीक है, फिर इसके कण थोड़े से दूर दूर होंगे, और इसके कण तो ज़्यादा दूर होंगे कंपैरेटिवली इनके। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो इन्हें पीट कर हमने देखा, काट कर देखा, खींच कर तोड़ने का प्रयास करा, कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है, सोचो, आप खुद ही सोचो, कौन इजीली, कौन ज़्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है, जो टूटेगा नहीं। और जो टूटेगा नहीं वो कौन है भैया, कील है। ये कील टूटने वाली नहीं है भैया, नहीं टूटने की। ठीक है, इसको ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, कट जाएगा, और इसको तो भैया मैं इजीली तोड़ सकता हूँ, चौक का तो आपको पता ही है, इजीली टूट जाती। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है यहाँ से, हमने ये चीज़ें देखी, तो लोहे की जो कील होती है उसको तोड़ना बहुत कठिन है। ठीक है, बहुत कठिन है, क्योंकि उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है। इसके जो हमारे कण हैं वो बहुत आपस में पास पास पे हैं। इसका आकर्षण बल, कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, चौक को क्यों तोड़ना आसान है भैया, बताओ, चौक कैसे इजीली टूट जाती है, आपने स्कूलों में देखा होगा, टीचर पढ़ाती है। ठीक है, तो चौक कैसे इजीली टूट जाती है, चौक को तोड़ना इसलिए आसान है क्योंकि उसमें कणों के बीच में बल कम होता है, आकर्षण बल जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से वो इजीली टूट जाती है। रबर बैंड को आपने देखा होगा, तो रबर बैंड खींचने पर फैलता है, राइट, उसको खींचोगे तो वो स्ट्रेच होगा, बड़ा हो जाएगा, और फिर उसको अगर आपने ज़्यादा ही एक्सटेंड कर दिया, ज़्यादा ही खींच दिया, तो फिर वो टूट भी जाता है, जिससे ये पता चलता है कि उसके कणों के बीच जो है वो बल, आकर्षण बल, वो बहुत मीडियम है, मध्यम टाइप का एक तरह से वहाँ पर उनके बीच में बल है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि यार आकर्षण बल को हम समझ पा रहे हैं कि इसमें आकर्षण बल क्या था, इसमें आकर्षण बल अधिक था। ठीक है, इसके जो कण थे उसमें आकर्षण बल अधिक था, इसमें आकर्षण बल मध्यम था, मिड था, मतलब ना तो ज़्यादा ज़्यादा और ना ही कम, और इसमें आकर्षण बल बहुत कम था, इसलिए चौक इजीली यहाँ पर टूट जाती है। सारा का सारा क्या है, ये ठोस ही है। अभी पदार्थ की हम देखेंगे कि पदार्थ किस किस टाइप के होते हैं, ठोस, ठीक है, द्रव, गैस, पदार्थ के प्रकार हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों
ठोस ही प्रकार के पदार्थ हैं, लेकिन कणों की बात अगर हम करें तो कणों की वजह से ये टूटता कम है, ये टूट नहीं पाता है, ये टूट जाता है लेकिन थोड़ा सा हमें ताकत लगानी पड़ती है, स्ट्रेच करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, और इसमें तो कोई ताकत की ज़रूरत ही नहीं है, चौक में तो ईजिली टूट जाते हैं। तो वो पदार्थ के कणों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिविटी हम समझते हैं क्रियाकलाप 1.8, और इसके थ्रू हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को कि यार ये क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर। पानी से भरे एक बर्तन में उंगली डालो, कोशिश करना है ना, एक पानी का बर्तन है और उसके अंदर आपने उंगली डालो और सतह को काटने की कोशिश करो। ये सतह को काटने की कोशिश मतलब समझ रहे हो, मतलब आप पानी को काटने की कोशिश करो, उसमें पानी डालो, उंगली डालो या पूरा हाथ डाल दो, जैसा भी आपको ठीक लगता है, और उसको है ना काटो, मतलब सतह को काटो, तो आपको कटेगी नहीं, एकदम से पास में आ जाएगा पानी। जैसे ही आपका अपने हाथ चलाओगे और पानी क्या होगा, पास में आ जाएगा। ऐसा होता है नहीं होता है, उसकी सतह को काटना पॉसिबल ही नहीं है पहली बात तो पानी की। क्यों? क्योंकि उसके पदार्थ के जो कण है ना वो आपस में इतने आकर्षित हैं कि वो बिल्कुल पास आ जाते हैं फटाफट से। तो क्या आप पानी की सतह को काट पाते हो? नहीं काट सकते पहली बात। तो पानी के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं, जिससे पानी की सतह को काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है और हम काट ही नहीं पाते हैं। तो ये आकर्षण बल पानी की सतह तनाव, सरफेस टेंशन के कारण होता है। जो सतह तनाव होता है, सरफेस टेंशन, ठीक है, उसके कारण ये आकर्षण बल उत्पन्न होता है, बल पानी की सतह पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक ये हमने एक बीकर लिया हुआ है ना, और उसके अंदर हम पानी की सतह को काटने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर जब मैं अपना हाथ हिलाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब मेरे को थोड़ा सा पानी की सतह को जैसे मैं काटूंगा, जैसे पानी में मैं हाथ डालूंगा तो मेरे को थोड़ा सा क्या लगेगा, थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा अपने हाथ को। लेकिन वहीं अगर एयर के अंदर जो हवा है, खाली है ना, जैसे खाली आप अभी बैठे होंगे तो आप हाथ चलाओ, कोई आपको पुश लगाना पड़ रहा है, कुछ बल लगाना पड़ रहा है? नहीं लगाना पड़ रहा है। लेकिन इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर आपको बल लगाने की जरूरत पड़ रही है, राइट? क्यों बल लगाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि इसके अंदर ये कहाँ पर है, ये है पानी में। ये पानी मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। पानी मतलब होता है द्रव में। और ये हाथ कहाँ पर है, ये हाथ है आपका वायु में। वायु मतलब क्या होता है, एक तरह से गैस के अंदर है, एयर के अंदर है, वायु के अंदर है। तो वायु के अंदर जो है वो कण क्या है, दूर दूर है। और वायु के कण अगर दूर दूर है, यहाँ पर देखो ये वायु के कण है, ये एक कण, ये दो कण, ये तीन कण, ये चार कण, ये इस तरीके से कण दूर दूर है। दूर दूर कण होने की वजह से आप हाथ अपना चलाते हो ना, है ना, खाली हवा के अंदर, वायु के अंदर, है ना। अभी जैसे आप चला लो, देख लो आप चला के, तो क्या होगा, आपका हाथ इजीली चल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपने पानी के अंदर हाथ डालो और फिर हाथ मूव करो, अपना हाथ को हिलाओ, तो आपको थोड़ा सा प्रेशर, आपको दम लगाना पड़ेगा वहां पर, है ना। हाथ इजीली आपका मूव नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां से क्या चीज़ समझ में आ रही है, यहां से ये चीज़ समझ में आ रही है कि जब पानी के अंदर, जो कि द्रव अवस्था होती है, ठीक है, उसके अंदर जब हम अपना हाथ को चलाते हैं तो वहां पर क्या होता है, उसके जो कण है वो थोड़े पास पास में है कंपेरेटिवली गैस के। ठीक है, अब मैं अगर तुमसे बोलूँ कि यार एक लकड़ी लो और उसमें लकड़ी में हाथ चलाओ, तो तुम चला लोगे? नहीं चला पाओगे। या चलो लकड़ी भी छोड़ो, लकड़ी भी छोड़ो, शक्कर लो। शक्कर जो होती है ना, शक्कर के क्रिस्टल्स, एक शक्कर का एक बड़ा सा बोरी ले लो, ठीक है, एक टब ले लो, उसके अंदर शक्कर हो और उसके अंदर हाथ डालो, चल जाएगा हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। या नमक ले लो, कुछ भी ले लो भैया, हाथ डालो और हाथ को फिर मूव करो, मूव हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शक्कर जो है वो ठोस अवस्था होती है, ठीक है, और ठोस के अंदर उसके कण जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तो हाथ मूव ही नहीं हो पाएगा वहां पर। लेकिन वही द्रव अवस्था में मूव हो जाता है, जैसा कि पानी, पानी में मूव होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाता है, दम लगाना पड़ता है हमारे को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके कण थोड़े थोड़े से पास पास में होते हैं। वहीं गैस में तो भैया आपको दम की जरूरत ही नहीं है, इजीली आप अपने हाथ को मूव कर सकते हो। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि यार कुछ तो है भैया। ठीक है, अवस्थाओं के बारे में अभी देखेंगे, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एंड तक जब वीडियो को देखोगे मज़ा आ जाएगा, सच में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहली बात, निष्कर्ष क्या निकल रहा है यहाँ से कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा पानी में देखा यार हमने, पानी के कण जो पानी को सतह को काटने की कोशिश करी भैया, कण वापस से जुड़ जाते हैं, मतलब आपस में एक तरह से आ रहे हैं, आसपास आकर्षित हो रहे हैं। अलग अलग पदार्थों में आकर्षण बल अलग अलग होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो पदार्थ होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के आकर्षण बल होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इतना आकर्षण बल होगा, सब पदार्थों की डिपेंड करता है वो। ठोस पदार्थों में ये बल सबसे अधिक होता है, तरल पदार्थों में मध्यम होता है और गैसों में सबसे कम होता है। जैसा कि मैंने देखा था, अभी हाथ को मैंने वायु में मूव किया
तो गैस अवस्था में सबसे कम, द्रव अवस्था में थोड़ा गैस से ज़्यादा। वहीं अगर मैं शक्कर की बोरी में हाथ हिलाऊंगा तो वहाँ तो भैया मेरा हाथ मूव ही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बता रही है कि बल, जो आकर्षण बल है, वो सबसे अधिक किस में है? ठोस में। तरल पदार्थ जो होता है उसमें मध्यम होता है और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की? वैसे 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन हम एनसीईआरटी बेसिस चल रहे हैं तो हम सिर्फ 3 अवस्थाओं के बारे में यहां पर समझेंगे। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है चलिए समझते हैं। तो हमारे चारों ओर पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सी अवस्था? ठोस, सॉलिड जिसे हम कहते हैं, द्रव, लिक्विड जिसे हम कहते हैं, और गैस। ठीक है, जैसे कि आप एयर देख लो, वायु देख लो, वो गैस अवस्था है। द्रव, लिक्विड, जैसे कि आप जल देख लो, पानी देख लो, वो हमारा क्या है? लिक्विड अवस्था है। ठोस, आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, आप अपना फ़ोन देख रहे हो, सारी की सारी ठोस अवस्था है। अभी मैंने कील आपको बताई थी, ठोस अवस्था है। राइट, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आप पेन देख रहे हो, ये बुक देख रहे हो, ये आप सुई देख रहे हो, ये आप लकड़ी का कोई एक टुकड़ा देख रहे हो, ये सारी की सारी क्या है? ये ठोस अवस्था ही तो है। तो ये अवस्थाएं पदार्थ के कणों की विशेषताओं में भिन्नता के कारण होती है। जो पदार्थ के कण हैं उनमें भिन्नता के कारण ये एक तरह से अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो ये कण जो होते हैं, कण के ऊपर डिपेंड करता है। कण बिल्कुल आपस में पास पास होंगे ना, तो वो अवस्था ठोस अवस्था है। बहुत पास पास में, मतलब नेग्लिजिबल उनके बीच में, मतलब ना के बराबर उनके बीच में गैप है कणों के बीच में, तो वो ठोस अवस्था है। ऐसे ही जो द्रव अवस्था है उसके अंदर गैप होता है कणों के बीच में। ठीक है, और गैस अवस्था में तो गैप बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये यहां पर बोला ना, अवस्थाएं जो है वो पदार्थ के कणों की विशेषताओं में भिन्नता के कारण यहां पर डिसाइड होती है। तो जो ठोस अवस्था है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहां पर हमारे पास में हमने ये वस्तुओं को इकट्ठा करा। कौन कौन सी? पेन लिया हमने यहाँ पर, पुस्तक हमने यहाँ पर ले रखी है, सुई हमने यहाँ पर ले रखी है, और एक लकड़ी का हमने यहाँ पर टुकड़ा ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया? एक पेंसिल से इनकी आकृति अपनी नोटबुक में बनाई। ठीक है, एक पेंसिल ली और इनकी जो आकृति है वो नोटबुक में हमने बनाई। और फिर हमने कुछ प्रश्नों पर विचार किया, हमने कुछ प्रश्न एनालिसिस किए और हमने देखा यार यार क्या इन सभी का एक निश्चित आकार है, एक शेप है, स्पष्ट सीमाएं हैं, बाउंड्रीज हैं, या एक नियत आयतन, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है इनका? ठीक है, कुछ चीजें मैंने देखी, कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछने की कोशिश करी। मैंने एक पेन ले लिया, एक बुक ले ली, एक मैंने क्या करा, एक सुई ले ली, एक मैंने, ये सारी के सारे ठोस है ना, इनको मैंने ले लिया और मैंने कोशिश करी इनको समझने की कि क्या इनका एक निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं, बाउंड्रीज हैं, एक नियत आयतन है। ये मैंने कोशिश करी, अपने आप से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यदि इन्हें हथौड़े से पीटा जाए, फिर मैंने सोचा यार इनको अगर मैं हथौड़े से पीटूं तो क्या होगा। इसको मैंने हथौड़े से पीटा तो हथौड़े से पीटने पे पेन पिचक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। ऐसे ही मैंने बुक को टू पीटा तो बुक के ऊपर तो कोई फर्क इतना पड़ेगा नहीं। ऐसे ही मैंने सुई को पीटने की कोशिश करी तो थोड़ी मुड़ उड़ जाएगी, और तो क्या होगा। लकड़ी के टुकड़े पे कोई ऐसा फर्क पड़ा नहीं। तो यहाँ पर मैंने पीटने की कोशिश की, इनको खींचने की कोशिश करी, गिराया, इनको उठा के पटका इधर से उधर, तो क्या ये अपने आकार को बनाए रखते हैं? क्या वैसा का वैसा ही आकार है क्या? तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, वैसा ही रहेगा। अभी हम इसके निष्कर्ष भी देखेंगे, क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या ये आपस में फेल सकते हैं। जैसे मैंने पानी को किस में डाला, पानी को सॉरी इस पेन को मैंने अगर बुक के ऊपर रखा तो क्या बुक के अंदर पेन मिक्स हो जाएगा? मिक्स नहीं होगा भाई, कौन सा, ये तो जादू हो जाएगा अगर मिक्स हो जाए तो। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है क्या? या सुई को मैंने लकड़ी के ऊपर रख दिया तो सुई जो है वो लकड़ी के अंदर घुल जाएगी क्या? जैसे पानी के अंदर हमारी शक्कर जो होते हैं, शक्कर के कण होते हैं, वो घुल जाते हैं, तो क्या यहाँ पर ये जो सुई है उसको मैं लकड़ी के ऊपर रखूंगा तो क्या घुल मिल जाएगी? ठीक है, तो ये सब चीजें देखनी है आपको। क्या आप इनको बल लगाकर संपीड़ित कर सकते? संपीड़ित मीन्स होता है कंप्रेस करना, दबाना, है ना, दबाव डालना। तो क्या मैं इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाऊं, यहाँ पर इनके ऊपर बल लगाऊं, तो क्या आप इनको दबा सकते हो, इनको संपीड़ित कर सकते हो? तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, तो इनके निष्कर्ष भी हम देख लेते हैं। तो ठोस पदार्थों का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और नियत आयतन होता है, जैसा कि हमने देखा भी। ठीक है, जब इसकी करी तो एक एक पर्टिकुलर हमारा क्या होता है, एक निश्चित आकार है, इसका एक अलग निश्चित आकार है, इसका भी एक आकार है, ऐसा का ऐसा ही आकार है, ऐसा ही इसका भी आकार है ना। तो
इसको अगर मैं कहीं पर भी, इस पेन को मैं उठा के कहीं पे भी रखता हूं तो उसका आकार कोई चेंज थोड़ी हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर इस बुक को उठा के कहीं और जगह पे प्लेस कर दूं, ठीक है, कोई आकार चेंज थोड़ी हो जाएगा। ऐसे ही सुई को कहीं उठा के प्लेस कर दूं, आकार चेंज थोड़ी होगा। लकड़ी के टुकड़े को कहीं उठा के चेंज कर दूं तो जादू थोड़ी हो जाएगा कि भैया इसका आकार ऐसा था अब ऐसा हो गया। कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल वैसा का वैसा। तो एक निश्चित आकार होता है, बाउंड्रीज होती है स्पष्ट, और एक नियत आयतन यहां पर देखने को मिलता है इनका, राइट। चलो, ठोस पदार्थों की संपीडनशीलता जो होती है, कंप्रेसिबिलिटी, वो ना के बराबर होती है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनको जब मैं पुश करूंगा, बल लगाऊंगा इनके ऊपर, है ना, और बल लगा के कोशिश करूंगा इनको संपीडन करने की, तो क्या ये कंप्रेस हो जाएगा। वैसे बुक को कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, हो जाएगी। बुक आपके पास में पड़ी होगी, कोशिश करना उनको, है कंप्रेस करने की, हो जाती है क्या, नहीं होती है। ऐसे ही अगर मैं सुई जो है इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, दबाव लगाऊंगा, लकड़ी के टुकड़े पे लगाऊंगा, तो भैया नुकसान मेरा ही होगा, ठीक है, मेरी एनर्जी खराब हो जाएगी, लेकिन ये दबेंगे नहीं। तो ठोस पदार्थों की संपीडनशीलता बहुत ना के बराबर होती है। ठोस पदार्थों को बाहरी बल लगाने पर वे अपना आकार बनाए रखते हैं, हालांकि वे टूट सकते हैं लेकिन आसानी से नहीं बदलते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके ऊपर अगर मैं बाहरी बल लगाऊंगा, अपना एक्स्ट्रा पावर यहां पर लगाऊंगा, तो वे अपना आकार तो बनाए रखते हैं लेकिन वो टूट सकते हैं, ठीक है, टूटने की पॉसिबिलिटीज है भैया, लेकिन आसानी से वो बदलते नहीं है। इसलिए ठोस पदार्थ जो होते हैं वो कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। टूट तो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है टूटने में, बट वो बहुत हार्ड होते हैं क्योंकि उनके बीच में, कणों के बीच में जो गैप होता है वो ना के बराबर होता है, ठीक है। चलो भैया, नेक्स्ट तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जो ठोस के गुण है उसको समझ लेते हैं। जो इनका आकार होता है वो एक निश्चित होता है, आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब ये ना के बराबर, अत्यंत कम संपीडनशीलता, कंप्रेसिबिलिटी इनकी ना के बराबर होती है, इनको हम दबा नहीं सकते हैं। बाहरी बल लगाने पर भी अपना आकार ये बनाए रखते हैं, रिजिड नेचर होता है इनका, कितना भी इनको भैया दबा लो, पुश कर लो, बाहरी बल लगा लो, लेकिन इनका आकार वो का वही रहता है। आपस में ये फैलते नहीं है। आपस में फैलने का मतलब है कि अगर मैंने उस बुक के ऊपर, उस कॉपी के ऊपर अगर मैंने सुई रख दी तो ऐसा नहीं होगा कि वो डिफ्यूज हो जाएंगे, जैसे शक्कर हमारी चाय में मिक्स हो जाती है, शक्कर हमारी जल में मिक्स हो जाता है, तो ऐसा ये नहीं देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो आपस में ये फैलते नहीं है, डिफ्यूज नहीं होते हैं। तो विशेष मामले हमने यहाँ पर देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा रबर बैंड हुआ, चीनी हुई, नमक हुआ, स्पंज हुआ, ये भी ठोस पदार्थ है, लेकिन इनमें कुछ विशेष गुण होते हैं, इनको समझते हैं। देखो, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, जैसा कि फॉर एग्जांपल रबर बैंड आपने देखा होगा, तो रबर बैंड के लिए आप सोचोगे कि यार ये ठोस कैसे है, ये ठोस कैसे है, क्यों, आप ऐसा क्यों बोलोगे, बताओ कि ये ठोस कैसे है, रबर बैंड ठोस लगता है आपको। सोचो आप जरा, अपने दिमाग के ऊपर जोर डालो कि यार रबर बैंड ठोस कैसे हो गया, है? रबर बैंड को ठोस कैसे बोल दिया, क्योंकि ये तो आकार चेंज कर रहा है अपना। जबकि हमने तो ये पढ़ा कि जिसका कोई निश्चित आकार होता है, निश्चित वॉल्यूम होती है, निश्चित आयतन होता है, और आप कह रहे हो कि सर ये तो भाई साहब खिंच रहा है, ये तो है, इसका आप तो आकार चेंज कर पा रहे हो, लेकिन इसको आप कंसिडर भी कर रहे हो कि ठोस है। चीनी को देख लो, चीनी को, चीनी क्या होती है, चीनी या नमक अगर आप देखोगे तो इन चीनी नमक को आप जिस भी कंटेनर में, कंटेनर मतलब होता है कि आप ग्लास में डालो, आप कोई टब ले लो, आप कोई पीपा ले लो, आप कुछ भी ले लो कंटेनर, उसमें आपने डाला, मान के चलो कोई कटोरी ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें आपने डाला तो वो उसका ही शेप ले लेती है। ऐसा होता ही नहीं होता है। तो अभी तो हमने कहा कि यार शेप तो निश्चित होता है ना, और वो उसी का ही शेप ले रही है, अपने आकार को वो चेंज कर रही है या नहीं चेंज कर रही है, ठीक है। आपने अगर उसको ग्लास में डाला तो वो उसी का ही शेप ले लेती है, जैसा कि पानी लेता है, जल लेता है। तो चीनी और नमक को फिर आप ठोस कैसे कह रहे हो, अभी इसको समझेंगे, चीनी और नमक को ठोस क्यों कहा जा रहा है। स्पंज जो होता है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि अभी हमने देखा ठोस को तो हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते, कम संवेदनशीलता होते हैं। लेकिन आप यहाँ पर स्पंज को तो इजीली मैं कंप्रेस कर देता हूँ, तो फिर इसको भी आप ठोस में क्यों कंसिडर कर रहे हो। इन सबके अभी हम देखेंगे क्यों हम कंसिडर करते हैं। चल आ जाइए, स्पेशल केस है रबर बैंड का। क्या भैया, क्या ये ठोस है, यस बिल्कुल ठोस है, हाँ रबर बैंड ठोस होता है। क्यों, क्यों सर, यह बल लगाने पर खिंचता है और फिर से अपने मूल आकार में लौट आता है। यदि यहां पर अत्यधिक आप बल लगाओ ज्यादा तो ये टूट भी जाता है, तो ये दर्शाता है कि इसके कण आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए टूट रहे हैं, ठीक है। ज्यादा बल लगा दिया भैया, टूट गया, और ये वापस अपनी स्थिति में आ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसका आप अगर शेप चेंज कर रहे हो, आप उसका साइज को आप अगर बढ़ा रहे हो, आप उसको
खींच रहे हो तो ये वापस अपनी, जैसे आप छोड़ोगे तो वापस अपनी शेप में आ जाएगा। और अपनी शेप में आने के बाद में अगर आपने उसको ज़्यादा ही खींचा, ठीक है, ज़्यादा ही आपने उसके ऊपर बल लगाया मान के चलिए, तो फिर वो टूट भी जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यार इसके कण जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, एक तरह से इसके कण आपस में बहुत पास पास में थे और आपने उनके ऊपर बल लगा के उनके कणों को दूर करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये टूट गया। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये ठोस है। चीनी और नमक को देखते, तो चीनी और नमक को भी ठोस कंसिडर करते हो, कैसे भैया? तो देखो यहाँ पर वे जिस भी पात्र में रखे जाते हैं उसका आकार ले लेते हैं, और उसका आकार अगर ले रहे हैं तो फिर तो ये तो लिक्विड जैसी हो रहा है, मतलब द्रव जैसा हो रहा है, लेकिन फिर आप ठोस क्यों बोल रहे हो? ठीक है, क्यों बोल रहे हैं भैया, इसको समझना। क्योंकि उनके प्रत्येक छोटे कणों का एक आकार निश्चित रहता है। हमको कण देखने, हम पूरी शक्कर को क्यों देख रहे हैं, राइट? तो एक शक्कर का कण देखो, एक शक्कर का कण कैसा होता है हमारा, इस तरीके का होता है, राइट? ये कण होता है। तो ऐसे बहुत सारे कण होते हैं। तो ये एक शक्कर का कण आपको कंसिडर करना है, और एक शक्कर के कण को अगर आप देखोगे तो ये तो आपका ठोस अवस्था में होता है, इसका तो एक निश्चित आकार होता है। तो आपको पूरी शक्कर नहीं देखनी, आपको एक कण देखना है सिर्फ। स्पंज का क्या, स्पंज भैया, स्पंज तो कंप्रेस हो जाता है, तो स्पंज को फिर ठोस क्यों बोलते हो? तो देखो स्पंज को ठोस बोलने का कारण है क्योंकि स्पंज के अंदर, स्पंज के अंदर, क्योंकि इसके भी कण आप देखोगे ना बिल्कुल पास पास में होते हैं, लेकिन होता क्या है कि स्पंज के अंदर कणों के बीच में क्या होता है, एक तरह से छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगर आपने देखा होगा ये स्पंज है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, और छोटे छोटे छेद की वजह से उसमें क्या होती है, हवा होती है। और हवा अगर होगी तो फिर उसको आप कंप्रेस कर ही सकते हो, आपको ही पता है हवा को तो हम कंप्रेस कर ही सकते हैं। तो उनमें हवा भरी हुई होती है, और जब हम स्पंज को दबाते, जैसे हम दबाते तो वो हवा जो होती है वो बाहर निकल जाती है। हवा भरी हुई है, जैसे आप दबाओगे हवा बाहर निकल जाती है और ये संपीड़ित हो जाता है, मतलब कंप्रेस हो जाता है। जबकि है ये ठोस, लेकिन कारण क्या है, कारण ये है कि ये ठोस तो है लेकिन इनके बीच में छिद्र होते हैं छोटे छोटे, और उनमें हवा भरी हुई होती है, जैसे आप उसको प्रेस करोगे वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इनके कणों की बनावट ठोस जैसी होती है, जो इनके कण होते हैं वो कैसे होते हैं, ठोस जैसे। तो इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये ठोस अवस्था में। ठीक है, चलो भैया, अब ठोस अवस्था हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम समझते हैं द्रव अवस्था। क्या होती है द्रव अवस्था? चलिए, तो द्रव अवस्था हमारे चारों ओर कई प्रकार के द्रव लिक्विड पाए जाते हैं, जैसे कि हमने देखा पानी है, दूध है, तेल है, जूस है, ये सभी का हम रोज़ यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप बालों में तेल लगा रहे हो, लिक्विड है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हो तो मैक्सिमम चीज़ें लिक्विड होती है, पानी से लेके दूध, तेल, चाय, ठीक है, कॉफ़ी, आप जितनी भी चीज़ें आप लिक्विड फॉर्म में पी रहे हो वो सारी चीज़ें क्या है, द्रव है। तो इनकी विशेषताएं क्या है, ठोस पदार्थों से क्यों अलग होती है, इसको समझते हैं। देखो, हम कुछ सामग्री को इकट्ठा करते हैं, जैसा कि क्रियाकलाप के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, एक्टिविटी के थ्रू। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को इकट्ठा करा, कौन कौन सी चीज़ें, द्रव पदार्थ, पानी, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और कोल्ड ड्रिंक, ये 5 चीज़ें हमने यहाँ पर इकट्ठी करी। क्या क्या, पानी लिया, खाने पकाने का कोई तेल है जो होता है ना, वो लिया, दूध हमने लिया, जूस लिया और कोल्ड ड्रिंक हमने ली। और अलग अलग प्रकार के हमने यहाँ पर पात्र ले लिए हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये देखो, ये बॉटल अलग शेप में है, ये अलग शेप में है, ये अलग शेप में है, तो इनका सबका आकार अलग। ठीक है, अलग अलग टाइप के हमने क्या ले लिए है, एक तरह से पात्र ले ली है। अब विभिन्न आकृतियों के कंटेनर जिन पर प्रयोगशाला के मापक सिलेंडर से 50 मिलीलीटर का निशान यहाँ पर लगा लो। ठीक है, प्रयोगशाला में जो मापक मिलता है, मापक सिलेंडर, उससे 50 मिलीलीटर का क्या कर लो, यहाँ पर वो लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये है तो इसके अंदर 50 मिलीलीटर यहाँ तक आएगा, इसके अंदर 50 मिलीलीटर यहाँ तक आएगा, इसके अंदर ये थोड़ा बड़ा कंटेनर है तो 50 मिलीलीटर यहाँ तक आएगा, ऐसे यहाँ पर 50 मिलीलीटर यहाँ तक आएगा, इसमें यहाँ तक 50 मिलीलीटर आएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, इनके सबके ऊपर निशान हमने यहाँ पर लगा दिए। अब देखो यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, जैसे ही हम इस वाले कंटेनर के अंदर, जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मान के चलिए पानी हमने डाला। ठीक है, और पानी हमने डालने के बाद में हमने देखा, क्या देखा हमने, यहाँ पर हमने देखा अगर इन द्रवों को फर्श पर गिराया जाता है ना, पहले हम ये समझते हैं कि अगर इन द्रवों को फर्श पर गिराते हैं, सारे के सारे द्रव जितने भी है ना, क्या कौन कौन से थे, पानी था, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, कोल्ड ड्रिंक, इन सबको अगर मैं किस पे गिराता हूँ, फर्श पे गिराता हूँ, तो क्या देखने को मिलेगा, फेल जाएंगे यार, ऑब्वियसली बात है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे, फेल जाएंगे, क्योंकि द्रवों का निश्चित आकार
नहीं होता है, फिक्स शेप नहीं होता है। जैसे हमने ठोस में पढ़ा था, तो ठोस के अंदर क्या था, फिक्स शेप था, है ना, निश्चित आकार था, निश्चित आयतन था। लेकिन द्रव का निश्चित आयतन नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, किसी भी एक द्रव के 50 मिलीलीटर को एक कंटेनर से दूसरे में डालते हैं तो क्या आयतन वही रहता है? मान के चलिए कि अगर मैंने इस 50 मिलीलीटर के कंटेनर से इस कंटेनर में मैंने डाला, मान के चलो 50 मिलीलीटर ही डाला, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको बताओ? उसका क्या आयतन सेम ही रहेगा? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो हाँ, द्रवों का आयतन नियत रहता है, लेकिन उनका आकार जो होता है वो बदल जाता है। ठीक है, तो आयतन, इनका शेप, आयतन वही रहेगा, लेकिन क्या होगा, इनका आकार यहाँ पर बदल जाएगा। तो मैंने क्या करा था, 50 मिलीलीटर यहाँ लगाया था, 50 मिलीलीटर यहाँ लगा, 50 50 50। तो अगर मैंने यहाँ पर पानी डाला 50 मिलीलीटर तो वो यहाँ तक ही आएगा। ऐसा नहीं कि पानी सिर्फ यहाँ तक ही आ रहा है 50 मिलीलीटर, नहीं, यहाँ तक ही आएगा। ऐसे मैंने खाना पकाने का तेल डाला, मान के चलो इसमें खाना पकाने का तेल डाला, और कितना डाला, 50 मिलीलीटर ही डाला, तो 50 मिलीलीटर यहाँ पर ही आएगा इसका। ऐसा नहीं कि कम तक आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ मिल रही है, क्या चीज़ देखने को मिल रही है? हमें मिल रही है कि जो भी द्रव हम डाल रहे हैं, तो द्रवों का आयतन तो यहाँ पर बिल्कुल फिक्स है। आयतन मतलब पता है ना, वॉल्यूम, वो उनका आकार बदल जाता है बस। क्या द्रव का आकार वही रहता है? नहीं, द्रव जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। यहाँ पर मैंने 5 अलग अलग टाइप के पात्र लिए थे, तो उनका आकार उसने ले लिया। ठीक है, तो द्रवों का आकार कोई फिक्स नहीं होता है। जब आप द्रव को एक पात्र से दूसरे में डालते हैं, जैसा मैंने डाला था, तो क्या ये आसानी से बहता है? यस, हाँ, द्रव पदार्थ प्रवाही होते हैं, मतलब फ्लूइड होते हैं, वो आसानी से क्या करते हैं, बह सकते हैं। जैसे आप गिराओगे तो इधर उधर बहने लग जाएंगे भैया। ठीक है, तो द्रव एक तरह से क्या है, ऐसी अवस्था है। ठीक है, जो द्रव द्रव के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं कंपैरेटिवली किसके, ठोस के। ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, उनके आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि द्रव के अंदर थोड़ा आकर्षण बल कम होता है, इनके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं कंपैरेटिवली किसके, ठोस के। ठीक है, चलिए आगे। तो निष्कर्ष हमने क्या देखा, निष्कर्ष हमारा यही निकला कि जो द्रवों का कोई भी निश्चित आकार यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन इनका आयतन यहाँ पर फिक्स्ड है, नियत रहता है। द्रव जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है, जैसा कि अभी हमने देखा भी था। जग में डाला तो उसका आकार, कटोरी में डाला तो उसका आकार, सबका आकार ले लेते हैं। द्रव क्या होते हैं, प्रवाही होते हैं, फ्लूइड होते हैं, और आसानी से ये बह सकते हैं, इनमें ये प्रॉपर्टीज होती है। द्रवों में ठोस पदार्थों की तुलना में कण अधिक स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ठोस में तो क्या होते हैं, जो कण होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं अगर हम द्रव में देखें तो द्रव में आकर्षण बल बहुत कम होता है, कम कंपैरेटिवली ठोस के। हालांकि गैस से तो ज़्यादा होता है, बट ठोस से कम होता है। तो इनके कण जो होते हैं वो अधिक स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। द्रवों का प्रसरण जो होता है, डिफ्यूजन, वो ठोस की तुलना में क्या होता है भैया, बहुत ज़्यादा होता है, तेज होता है। ठीक है, कंपैरेटिवली किसके, ठोस के। तो द्रवों का जो प्रसरण होता है वो ठोस की तुलना में तेज होता है। द्रव द्रव को मिलाओगे तो मिक्स हो जाएगा फटाफट से, राइट। तो ऐसा होता है ना, जैसे द्रव को द्रव में मिलाओगे तो मिक्स हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो ठोस का जो प्रसरण होती है, प्रसरण की गति जो होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली ठोस से। प्रसरण और द्रव अवस्था, इसको समझते हैं। तो गतिविधि 1.4 और 1.5 में हमने देखा था, ठोस और द्रव दोनों ही द्रव में फैल सकते हैं। ठीक है, ठोस को अगर द्रव में फैलाओगे या द्रव को द्रव में फैलाओगे तो वो इजीली फैल सकते हैं। इसी तरह वायुमंडल में मौजूद गैसें भी जल में प्रसरित होकर घुल सकती है। वायुमंडल में जितनी भी गैसेज है, ठीक है, वो भी क्या होती है, प्रसरण करके, मतलब प्रसरित होकर घुल सकती है इजीली। आपने देखा होगा एसिड रेन के बारे में भी देखेंगे। जल में घुली ऑक्सीजन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जीवों के जीवन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये जल में घुल जाती है इजीली। और जो जलीय जीव है, मछली है और जितने भी जीव होते हैं जल के अंदर, उनके लिए लाभदायक होती है। ठीक है, उनको ऑक्सीजन तो वहाँ से ही मिलती है, तो जीवन के लिए उनके लिए आवश्यक है, राइट। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो हमारी गैसेज है वो द्रव में इजीली क्या हो रही है, एक तरह से घुल रही है। ऐसी अम्लीय वर्षा आपने देखी होगी, एसिड रेन जब होती है उसके दौरान क्या होता है, हानिकारक गैसें जल में घुल जाती है और रेन के थ्रू निकलती है, रेन के थ्रू आती है। ठीक है, तो हानिकारक गैसें जो होती है वो जल में घुल जाती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। हमारे ताजमहल को बहुत नुकसान हो रहा है उसकी वजह से, है ना, अम्लीय वर्षा की वजह से, आपने देखा होगा। ठीक है, ताजमहल का रंग क्या होता जा रहा है, पीला पड़ता जा रहा है, संगमरमर पीला पड़ता जा रहा है। क्यों? एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन जो होती है, अम्लीय वर्षा जो होती है,
उसके अंदर क्या है, हानिकारक गैसेज है। हानिकारक गैसेज है तो जल में घुलकर आती है और उसके ऊपर पड़ती है, जब बारिश होती है तो उसके ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है और हमारा प्यारा सा ताजमहल को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है, और भी जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ठीक है, जितने भी लोहा है, लोहे से बनी हुई चीज़ें हैं, उनको सबको नुकसान उससे वहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द्रवों का प्रसरण ठोस से अधिक तेज क्यों होता है, इसको समझते हैं। तो ठोस पदार्थों की तुलना में पदार्थों के कण अधिक स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ऑब्वियसली बात है, हमने देखा भी है ना, प्रसरण तेजी से होता है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर ये चीज़ें होती है, गति करते हैं उनके कण। तो द्रवों में कणों के बीच अधिक स्थान होता है कंपैरेटिवली ठोस के, जिससे वे आसानी से एक दूसरे में मिल सकते हैं। और तापमान बढ़ने पर द्रव के कणों की गति भी बढ़ जाती है, इधर उधर घूमने लग जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में गैप है। एक्चुअली में कणों के बीच में अगर गैप होगा तो उनको जगह मिल जाएगी। आप खुद सोचिए, अगर कणों के बीच में गैप ही नहीं होगा तो फिर उनको जगह ही नहीं मिलेगी इधर उधर घूमने की। तो कणों के बीच में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, ठोस के जो कण होते हैं वो ऐसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। तो अब इनको आपस में एक दूसरे इधर उधर घूमने की जगह ही नहीं मिलेगी, इनके बीच में गति नहीं होगी, राइट। ऐसे ही अगर द्रव के देखें तो द्रव के कैसे होता है, एक यहाँ है भैया, एक यहाँ है, 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 इस तरीके से कण होते हैं। ठीक है, एक यहाँ है, यहाँ है, इस तरीके से कण होते हैं। तो इनके बीच में डिस्टेंस होता है, इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है कणों के बीच में, तो ये आपस में एक दूसरे से टकरा सकते हैं, आपस में एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम गैस के देखेंगे तो एक यहाँ है भाई, एक यहाँ है, 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 तो गैसेज में बहुत ज़्यादा दूर दूर होते कण। ठीक है, तो इजीली मिक्स हो जाते हैं। तो तापमान बढ़ने पर द्रव के कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे प्रसरण की गति भी और तेज हो जाती है। जैसे आप तापमान बढ़ाओगे तो तापमान से क्या होता है, गतिज ऊर्जा की वजह से, उनमें जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, उसकी वजह से वो क्या होते हैं, फटाफट से वो इधर उधर हिलने लग जाएंगे, हिलने डुलने लग जाएंगे इसके कण, और आपस में मिक्स होने की तैयारी कर लेंगे, आपस में मिक्स बहुत जल्दी से हो जाते हैं तापमान बढ़ने की वजह से। तो संक्षेप में हम समझते हैं क्या क्या हमने अभी पढ़ा। द्रवों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इनका आयतन निश्चित है। वे जिस पात्र में रखे जाते हैं वह उसका आकार ले लेते हैं। भैया तू हमें किस में, द्रव बोलते हैं कि तू हमें गिलास में डाल दे, हम गिलास बन जाएंगे, गिलास जैसा बन जाएंगे। तू हमें कटोरी में डाल दे, हम वैसा आकार ले लेंगे अपना। मतलब द्रव की देखो आप नेचर, देखो आप क्या मस्त नेचर है, कोई फिक्स शेप नहीं है भैया, कोई फिक्स शेप नहीं है, जिसमें डाल दे ले लेंगे अपन तो उसका आकार, तो उसका आकार ये ग्रहण कर लेते हैं। वे ठोस की तुलना में ज़्यादा प्रवाही होते हैं और आसानी से ये बह सकते हैं। ठीक है, और उनमें प्रसरण की दर ठोस पदार्थों की तुलना में ज़्यादा होती है, डिफ्यूजन है ना, इजीली वो मिक्स हो जाते हैं। क्यों मिक्स होते हैं, क्योंकि इनके बीच में, कणों के बीच में क्या होता है, एक तरह से स्थान होता है ना, रिक्त स्थान होता है। गैसेस भी द्रव में घुल सकती है, जो जलीय जीवों के लिए आवश्यक होती है, ये हमने अभी पढ़ा। चलो, गैसीय अवस्था लास्ट अवस्था है ये हमारी। टोटल 3 अवस्था होती है किसी भी पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। ठोस और द्रव हम डिस्कस कर चुके हैं, अब गैस अवस्था के बारे में समझते हैं। चलो भैया, तो गैस अवस्था क्या होती है, हम अपने आसपास गैसों को कई रूपों में देखते हैं। जैसे हमने हवा देखा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर है, ऑक्सीजन है, हवा है, कुकिंग गैस एलपीजी होती है, वाहन ईंधन जैसे सीएनजी होती है, जिससे हमारे वाहन चलते हैं, सीएनजी गैसेस। ठीक है, गैसों की विशेषताएं ठोस और द्रव से भिन्न होती है। तो गैस जो होती है वो ठोस और द्रव से अलग होती है, इनकी विशेषताएं भी अलग अलग होगी, ऑब्वियसली बात है। इनके जो कण होते हैं आपस में बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे गैसेस स्टेट को। तो देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, 300 मिलीलीटर की सिरिंज ले लेते हैं। ठीक है, 300 मिलीलीटर की हमने क्या करी, सिरिंज ली। सिरिंज मतलब समझते हो ना, हाँ, सबका हॉस्पिटल से पाला पड़ा होगा, सबके सुइयां लगी होगी, तो बस वही सिरिंज की बात कर रहा हूँ। 300 मिलीलीटर की सिरिंज हमने यहाँ पर ले ली है, 3 लेनी है भैया। रबर की कॉर्क हमें लेनी है, पानी हमें लेना है, चौक के टुकड़े लेने हैं, वैसलीन हमें लेनी है। वैसलीन इसलिए लेनी है जिससे कि मैं इजीली क्या कर दूँ, हाँ अभी देखेंगे क्या करेंगे, जो सिरिंज होती है, जो पिस्टन होता है, वो इजीली मूव हो जाए, इसलिए मेरे को क्या लेनी है, इसलिए मुझे वैसलीन भी लेनी है। चलो आ जाओ, क्या क्या लिया हमने, हमने लिया भैया 100 मिलीलीटर की सिरिंज, हमने लिया रबर की कॉर्क जो कि मैं लगाऊंगा उसके ऊपर,
पानी हमने लिया, चौक के टुकड़े हमने लिए, वैसलीन हमने ली। तो प्रयोग कैसे करेंगे हम समझते हैं। देखो हमने क्या करा, यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये सिरिंज है, इस सिरिंज के अंदर ये पिस्टन है, इस पिस्टन और यहाँ पर गैस भरी रबर कॉर्क हमने यहाँ पर लगा दी है। ये देखो भैया, यहाँ पर आपको दिख रही है ये रबर कॉर्क हमने यहाँ पर सुई लगती है, लेकिन हमने यहाँ पर रबर कॉर्क लगा दी। ठीक है, हम सुई नहीं लगाएंगे, हम किसी के ऊपर सुई नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पर रबर कॉर्क। तो हमने यहाँ पर रबर कॉर्क लगा दी। ठीक है, हमें तो एक्सपेरिमेंट करना है, हमें सुई थोड़ी लगानी है यार किसी के ऊपर, हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है। तो चलो कैसे करेंगे प्रयोग। सभी सिरिंज की नोजल को रबर कॉर्क से हमने करा बंद कर दिया। ठीक है, ये सिरिंज है, इसकी नोजल को हमने क्या करा, रबर की कॉर्क से हमने क्या करा, एक तरह से रबर कॉर्क जो थी उससे बंद कर दिया। सबसे पहला काम हमें यही करना है, सिरिंज लेके आनी है और सबके ऊपर रबर कॉर्क हमें लगा देनी है। ठीक है, पहली सिरिंज को हमें खाली छोड़ना है। पहली वाली सिरिंज जो है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है, ये फर्स्ट सिरिंज है, इसको मैंने क्या करा, खाली छोड़ दिया। भैया इसके अंदर कुछ ही नहीं है, इसके अंदर क्या है, फिर कुछ नहीं है तो क्या है, हमारे वातावरण के क्या अंदर क्या है, एयर है। अभी आप जिस रूम में बैठे हो, जहां पर भी बैठे हो, वहां पर क्या है, कुछ नहीं है तो मतलब एयर है भैया, है। एयर तो होती है ना हर जगह, हवा तो हर जगह है यार। बिना हवा के तो जीवन जीना ही मुश्किल है। अगर हवा ही नहीं हो तो फिर कैसे तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगी, कैसे तुम्हें बाकी की गैसेस मिलेगी, हाँ। तो हवा का होना तो बहुत ज़रूरी है। तो एक तरह से यहाँ पर अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि पहली सिरिंज को खाली छोड़ना है, तो इस सिरिंज के अंदर क्या है, हवा है, एयर है, राइट। चलो भैया, तो पहली सिरिंज को हमने क्या करा, खाली छोड़ दिया। दूसरी सिरिंज ली, तो दूसरी सिरिंज में हमने क्या भर दिया भैया, पानी भर दिया, लिक्विड भर दिया। तो ये सेकंड सिरिंज है और इसके अंदर मैंने लिक्विड भर दिया, जैसे कि वाटर, जैसे कि जल। ठीक है, लिक्विड मीन्स द्रव। तो तीसरी सिरिंज में मैंने चौक के टुकड़े, पीस ऑफ चौक। ठीक है, ये जो तीसरी सिरिंज थी, इसके अंदर मैंने क्या करा, चौक के टुकड़े भर दिए कि भैया लो चौक के टुकड़े। ठीक है, चौक के टुकड़े। अब आप देख रहे होंगे, चौक के टुकड़े ले लिए मतलब जो कि ठोस अवस्था में होते हैं, जल ले लिया जो कि द्रव अवस्था में होता है, और हमने कुछ नहीं रखा मतलब एयर हमने लिए, एयर गैस अवस्था में होते। तीनों जो हमारी पदार्थ की अवस्थाएं होती है, तीनों अवस्थाओं को हम समझने की कोशिश यहाँ पर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करा हमने, सभी सिरिंज में पिस्टन को वापस डाले। ये जो पिस्टन है, पहले हमने ये सब चीज़ें डाल दी, इसके अंदर जल डाला, पिस्टन निकाल के इसके अंदर चौक के टुकड़े डाले हैं, ये सारी चीज़ें करके अब पिस्टन को वापस लगाना है। ये जो पिस्टन होता है इसको वापस मैं लगा रहा हूँ, और पिस्टन को लगाने के बाद में उसको आसानी से डालने के लिए वैसलीन का उपयोग यहाँ पर करा ईजिली, ताकि हो जाए। ठीक है, उसके अंदर फिट हो जाए। चलो, अब प्रत्येक सिरिंज के पिस्टन को दबाना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले को मैंने दबाया। अब सोचिए, देखो पिस्टन, अब सोचिए ये सिरिंज ही खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं भरा हुआ है, तो क्या होगा, इजीली पुश हो जाएगी। ठीक है, इजीली मैं प्रेस कर सकता हूँ, इसको दबा सकता हूँ। ऐसे ही मैं सेकेंड वाली सिरिंज में क्या है, जल है, तो जल है तो जब मैं उसको क्या करूँगा, कंप्रेस मतलब प्रेस करूँगा, ठीक है, पिस्टन को, तो क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा सा पुश लगेगा। जैसे कि फर्स्ट वाले में हवा भरी हुई थी, तो इसमें कोई मेरे को दम नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन जिसमें जल भरा हुआ है तो थोड़ा सा मेरे को पावर लगानी पड़ेगी, पुश करना पड़ेगा। वहीं अगर चौक के टुकड़े को करूंगा तो चौक के टुकड़े तो भैया पुश होंगे ही नहीं, वो वहाँ का वहीं रहेगा पिस्टन। ठीक है, वो पुश ही नहीं हो पाएगा। जल जल वाला तो फिर भी पुश हो जाएगा, लेकिन चौक के टुकड़े वाला तो हमारा दब ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी। क्यों दब नहीं पाएगा, क्योंकि ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा पदार्थ की कौन सी अवस्था है, चौक जो होती है वो होती है हमारी ठोस अवस्था में। वो पदार्थ के कणों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, और गैप नहीं होने की वजह से मैं इसको क्या नहीं कर पाता हूँ, संपीड़न नहीं कर पाता हूँ, कंप्रेस नहीं कर पाता हूँ। तो ये पिस्टन के एग्जाम्पल से आप समझ रहे होंगे, इस गतिविधि के थ्रू आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे इन तीनों की अवस्था को। ठीक है, तो कौन सी सिरिंज का पिस्टन सबसे आसानी से दबाया गया बताओ, जिसके अंदर हवा थी, गैस। खाली सिरिंज में जैसे कि गैस वाली, क्योंकि गैसेस अत्यधिक संपीड़न होती है। ठीक है, अभी देखेंगे हम कौन कौन सी गैसेस हमने संपीड़न की है, अभी हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर उनका यूज़ होता है ना। आपने एक चीज़ गैस सुनी होगी, कौन सी हाईली कंप्रेस्ड गैस, बताइए कौन सी होती है। चलो, कौन सी सिरिंज का पिस्टन सबसे कम दबाया गया, सबसे कम, जिसमें ठोस था, जिसमें चौक के टुकड़े थे, चौक वाली सिरिंज, क्योंकि ठोस कणों में बहुत कम स्थान होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। पानी वाली सिरिंज का पिस्टन किस स्तर तक दबा,
ठीक है, दबा लेकिन थोड़ा सा। पानी को हल्का संपीड़ित किया जा सकता है, लेकिन ठोस की तुलना में ये अधिक संपीड़ित नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है बात, सारी चीज़ें हमने समझ ली। चलो आगे बढ़ते हैं। गैसेस की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो अभी हमने गैसेस के बारे में समझा और गैसेस की विशेषताओं के बारे में भी समझ लेते हैं भाई। गैसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है, गैसेस अत्यधिक संपीड़ित होती है ना, इजीली हम इसको संपीड़ित कर सकते हैं, इजीली हम इसको दबा सकते हैं। गैसों में कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है और जिससे वे आसानी से एक कंप्रेस्ड भी हो जाती है, संकुचित हो सकती है ना। तो सब कुछ गेम कणों का है बेटा, जो उनके कण होते हैं ना उनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है उनके ऊपर डिपेंड करता है उसकी स्थिति। गैसों के कण जो होते हैं वो अत्यधिक गति से एक दूसरे से टकराते रहते हैं, इस कारण से वे किसी भी पात्र में फैल जाते हैं। ठीक है, किसी भी पात्र में आप उसको डालोगे तो वो इजीली फैल जाएंगे, क्योंकि वो उसके जो कण होते हैं वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, उनके कणों के बीच में बहुत गैप होता है और उसके कण जो है वो आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, तो वो इजीली किसी में भी फैल जाते हैं, कोई दिक्कत, जिसमें भी आप डालोगे उसमें आराम से इजीली फैल जाएंगे। गैसेस जो होती है वो आसानी से प्रवाहित हो सकती है, फ्लो हो सकती है और पूरे स्थान को वो भर भी सकती है, जिसमें भी आप डालोगे ना पूरा स्थान एक तरह से कंप्लीटली फिल्ड कर लेगी वो, क्योंकि वो प्रवाहित होती है, फ्लो होती है। गैसें तेजी प्रसारित हो सकती है, प्रसरण गति जो होती है वो तेज होती है उसके अंदर, जिसमें भी होगी तो वो मिक्स हो जाएगी, फटाफट से डिफ्यूज हो जाएगी, तो गैसेस की प्रसरण गति तेज होती है। गैसें पात्र की दीवारों पर दबाव भी डालती है, जिसमें भी आप डालोगे ना, तो जिस कंटेनर में आप डालोगे तो उस पात्र के अंदर उसके जो दीवारी है, जो उसके बाउंड्रीज है, उसके ऊपर वो प्रेशर लगाएगी, जो कणों की गति के कारण भी उत्पन्न यहाँ पर होता है। क्यों होता है भैया, कणों की गति क्या होती है उसमें, तेज होती है। कणों की गति तेज क्यों है पता है, क्योंकि कण बहुत दूर दूर है, अगर आपको गैप मिल गया तो कणों की गति ऑब्वियसली बात है वहां पर तेज होगी। तो गैसेस के अंदर जो कण है उनके अंदर बहुत ज़्यादा गैप होता है एक दूसरे के, तो उसकी वजह से क्या होता है, कणों के बीच में जो गति होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा उस दीवार पर जो पात्र होता है उसकी दीवारों पर प्रेशर भी वो डालती है। तो गैसों का कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है समझते हैं। तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, खाना पकाने के लिए जो आप घरों में यूज़ कर रहे हो गैस, वो एलपीजी गैस है। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस खाना पकाने के लिए यूज़ होती है। सीएनजी आपने देखोगे टेम्पू चलते हैं, सीएनजी की गाड़ियाँ चलती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वाहनों में ईंधन के रूप में, वाहनों में भी यूज़ होता है, ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन आप ले ही रहे हो यार, ऑक्सीजन के बिना तो भैया कुछ है ही नहीं, जीवन ही नहीं है। तो अस्पतालों में चिकित्सा उद्देश्यों के लिए, अभी कोविड में तो भैया ऑक्सीजन, समझ में आ रही होगी तुम्हारे बात, कमी हो गई थी इसकी। तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा गेम है हमारी लाइफ के अंदर, तो वहाँ पर देख रहे हो आप एक गैस है। नाइट्रोजन गैस एयर के अंदर, तो खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में इसका यूज़ होता है। संरक्षित मतलब समझे हो, ये जितने भी हमारे पैकेट्स आते हैं, आपने देखोगे जिससे आपका खाना ख़राब नहीं हो। ठीक है, पैकेट्स फूड जो आते हैं, जो पैकेट्स वाले फूड होते हैं, या आप मान के चलो कि ये जो लेज होती है ना, जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जल्दी से ख़राब नहीं हो कोई चीज़, ठीक है, स्मेल जल्दी से नहीं आए, तो खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने में इसका यूज़ किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास में हाइड्रोजन गैस होती है, ईंधन और औद्योगिक उपयोग में इसका यूज़ किया जाता है। तो कितनी सारी गैसेस हमारे यहाँ पर है अवेलेबल। चलिए आगे, गैसों में प्रसरण जो होता है, डिफ्यूजन जो होता है गैसेस के अंदर कैसे होता है इसको समझते हैं। तो गर्म भोजन की सुगंध हमें जल्दी क्यों महसूस होती है, अगर देखोगे गैसेस के, गैसेस में प्रसरण को समझ रहे हो। ठीक है, प्रसरण की गति तो हमने समझ ली बहुत फास्ट होती है इसके अंदर कंपेरेटिवली दूसरे अवस्था के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर आप अगर देखो तो गर्म भोजन जो होता है उसकी सुगंध अगर हमने देखी वो जल्दी क्यों महसूस होती है। अब मम्मी गरम गरम खाना बना रही, फटाफट से खुशबू हो जाती है बहुत। अगर आप ऊपर मान के चलिए कि आपकी डबल स्टोरी है, नीचे बैठे हो आप, मम्मी ऊपर खाना बना रही है और आपको सुगंध नीचे आ जाएगी, हाँ, या कहीं डिस्टेंस तक हमें सुगंध आ जाती है। कभी कभी कोई मैरिज पार्टी हो रही है तो वहाँ पर खाना बन रहा है गरम गरम, खुशबू आ रही है भैया, क्यों भैया खुशबू क्यों आ रही है। ठीक है, गर्म भोजन की सुगंध क्यों अपने को इतनी जल्दी महसूस हो जाती है, क्योंकि गर्म भोजन के सुगंधित कण जो होते हैं वो वायु में बहुत तेज गति से मिलकर हमारे पास तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तेज गति से वहाँ पर वायु में वो तेज गति से चलते हैं। ठीक है, गर्म भोजन की
गैसों में प्रसरण की गति ठोस और द्रवों की तुलना में ज़्यादा तेज होती है क्योंकि इनके कण बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था गैस के अंदर प्रसरण गति ज़्यादा तेज होती है। ठीक है, तो आप कहीं पर भी हो भैया सुगंध आई जाती है। ठीक है, कहीं कभी पास में भी कोई पकवान बन रहा हो तो आपके घर तक पहुंच जाती है उसकी सुगंध। देखा होगा आपने ऐसा है, सबके घरों में ऐसा होता है कि भाई आज तो कुछ माल बन रहा दिखता है। ठीक है, तो वो गेम है गैस की वजह से। चलो, संपूर्ण निष्कर्ष क्या निकल रहा है, फाइनल कंक्लूजन, गैसों का कोई निश्चित आकार या आयतन होता है क्या? नहीं होता है। जिसमें भी गैसेस को डालेंगे वो उसका आकार ले लेगा, कंप्लीटली फिल कर देगा उसको। वह जिस पात्र में रखी जाती है उसका पूरा स्थान वो भर लेती है। उनके कण अत्यधिक गतिशील होते हैं और आपस में दूर दूर स्थित होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है उसके अंदर। गैसों में प्रसरण गति ज़्यादा होती है। गैसेज संपीड़न होती है और आसानी से परिवहन योग्य होती है। गैसों का प्रसरण जो होता है वो ठोस और द्रवों की तुलना में सबसे ज़्यादा तेज होता है। ठीक है, चलो बजाओ। अब आ रहा है भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा टॉपिक? क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? ठीक है, हमने पदार्थों की कौन कौन सी अवस्था देख ली। ठोस, जिसे हम कहते हैं सॉलिड। ठीक है, ठोस अवस्था। एक अवस्था हमने देखी कौन सी, लिक्विड, जिसे हम कहते हैं द्रव अवस्था। एक हमने गैसेस अवस्था देखी, गैस अवस्था। ठीक है, तो ये तीन अवस्था होती है हमारी। पदार्थों की कितनी अवस्था होती है? ठोस, द्रव और गैस अवस्था, ये तीन अवस्था। ये जो ठोस अवस्था है ये आपको दिख रहा है, ये वाली अवस्था, ये बर्फ, ये ठोस अवस्था है। ठीक है, बर्फ से पानी बन गया, होता है ना, पानी को बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से पानी बन जाता है। जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ तो यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ठोस अवस्था, बर्फ को अगर हम देखें तो बर्फ तो ठोस है, और ठोस अवस्था द्रव में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है ना, पानी में कन्वर्ट हो जाती है, और द्रव से गैस भी बन जाती है। ठीक है, तो ये गैस अवस्था है। अभी समझेंगे कैसे क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो हमने अपने दैनिक जीवन में देखा कि जल तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये जल को अगर आप देखिए तीन अवस्था होती है, ठोस, बर्फ, द्रव, पानी, और गैस, वाष्प, ये वाष्प, वाटर वेपर। लेकिन ये अवस्था परिवर्तन होता कैसे है? सॉलिड जो ठोस है, ठोस से द्रव कैसे बनता है, द्रव से गैस कैसे बनती है, ये कैसे परिवर्तन हो रहा है? तो कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा यार, इसको गर्मी मिलती है ना। बर्फ़ को अगर आपने किस में रखा हुआ है, फ्रीज में रखा हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और बर्फ़ जम रही है आपकी इजीली, और जैसे ही आपने उसको बर्फ़ को बाहर ला के आपने रख दी, थोड़ी देर के लिए रखी, और वो बर्फ़ पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर क्या था, कम था, राइट। और जैसे ही हमने बाहर रखा तो टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, टेम्परेचर आपने अलग टेम्परेचर में रख दिया है ना, ज़्यादा टेम्परेचर में रख दिया, जिसकी वजह से वो जो बर्फ़ थी उसको क्या मिली, उष्मा मिली, उसको हीट मिली, और उसकी वजह से वो क्या हो गई, पिघल गई, मेल्ट हो गई। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर किसका गेम चल रहा है भैया, तापमान का, राइट। तो क्या इसके पीछे तापमान और दाब की भूमिका होती है? बिल्कुल होती है, तापमान की वजह से ही ये चेंजेस हुए हैं, राइट। तो क्या दाब की भी होती है? दाब मीन्स प्रेशर की भी होती है क्या? प्रेशर भी होता है क्या? प्रेशर को भी समझेंगे अभी। क्या इसके दौरान कणों का व्यवहार बदलता है? क्या ठोस से द्रव हो जाएंगे तो यहाँ कणों का क्या यहाँ पर व्यवहार भी बदल देगा? इस चीज़ को चलो समझते हैं। तो तापमान परिवर्तन का प्रभाव अभी देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे होता है। ठीक है, बर्फ से पानी और फिर भाप बनना, इस चीज़ को समझेंगे यहाँ पर। हमने क्या करा, इसके लिए 150 ग्राम की क्या ले ली, बर्फ ले ली, राइट। एक बीकर हमने ले लिया, प्रयोगशाला का थर्मामीटर हमने ले लिया, कांच की एक छड़ ले ली, और एक स्टैंड और बर्नर ले लिया। आइए समझते हैं। तो देखो प्रयोग हमने कैसे करा, एक बीकर हमने यहाँ पर लिया है, ये बीकर आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर 150 ग्राम बर्फ़ हमने डाल ली, यहाँ पर इस बीकर के अंदर 150 ग्राम डालो। आपको भी करना है, आप ट्राई कर सकते हो। और थर्मामीटर को इस तरह रखें कि उसका बल्ब बर्फ़ को छुए। ये थर्मामीटर हमने रखा, ये थर्मामीटर नज़र आ रहा है आपको, ये देखो ये थर्मामीटर है। इस थर्मामीटर को हमने इस बर्फ़ के अंदर, यहाँ पर इस बीकर के अंदर बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है, इस बीकर के अंदर जो बर्फ़ है, ठीक है, इस थर्मामीटर को हमने इस बर्फ़ के एक तरह से बर्फ़ से टच करवा दिया। थर्मामीटर को इस तरह रखें कि उसका जो बल्ब है वो बर्फ़ को छुए। जो थर्मामीटर का बल्ब होता है नीचे ही नीचे होता है, वो क्या करे, इस बर्फ़ को छू ले। इस तरीके से हमने रख दिया। फिर हमने क्या करा, धीरे धीरे बर्नर को चालू करा और तापमान नोट करा जब बर्फ़ पिघलना शुरू करे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये बर्नर है, इस बर्नर को मैंने चला दिया, ऑन कर दिया। बर्नर क्या करेगा, इसको एक तरह से हीट देगा, जलाएगा,
और तापमान को नोट करेगा। ठीक है, तो क्या करेगी ये बर्फ़ जो है वो धीरे 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 पिघलना स्टार्ट करेगी, है ना। और जैसे जैसे पिघल रही है तो ये तापमान को नोट करता जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने टेम्परेचर लगा रखा है, थर्मामीटर लगा रखा है, तो वो तापमान को भी आपको नोट करना है जैसे जैसे पिघल रही है। तो तापमान को नोट करें और जब सारी बर्फ़ पानी में बदल जाए देखें, और अब कांच की छड़ से हिलाते हुए पानी को गर्म करें। अब जैसे कांच की छड़ थी, इसको हिलाते रहो हिलाते रहो हिलाते रहो हिलाते रहो हिलाते रहो, और फिर पानी को आप गर्म करने दो, है ना। बर्नर को चालू रखो और पानी को गर्म होने दो। पहले तो क्या हुआ, बर्फ़ को, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, फिर लिक्विड के बाद में उसको हिलाते जाओ और फिर उसको बर्नर को चालू ही रहने दो, और जब तक क्या हो जाए, वाष्प में नीचे हो जाए। तो करेगी पानी जिस तापमान पर उबलना शुरू करता है वहाँ तक आप उसको चलने दो, है ना। उबलना स्टार्ट कर देगा, देखा होगा आपने पानी उबलता हुआ, तो पानी उबलना स्टार्ट कर देगा। ध्यान दें कि जब पानी वाष्प में बदल जाता है तो तापमान क्या होता है, और उस टाइम पे आपको नोटिस करना है कि जैसे ही वाष्प में जैसे उबलने लगा तो उबलते टाइम वो क्या हो रहा है, वाष्प में, तो फिर उस टाइम पे आपको टेम्परेचर को क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका तापमान 273.15, ये एक तरह से अप्रोक्स 273 हम लेते हैं यहाँ पर, होता 273.15 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस हम जिसे कहते हैं, पर स्थिर रहता है। ठीक है, जब बर्फ़ पिघलती है, जब आपने देखा होगा उसका तापमान हमने नोटिस किया है ना, वो एक्टिविटी के थ्रू, तो हमने देखा कि यार जब फिर बर्फ़ पिघलना स्टार्ट करती है तो जब पिघलती है तो उसका तापमान इतना रहता है 0 डिग्री सेल्सियस में, और जब पानी उबलता है तो उसका तापमान 373 केल्विन पर स्थिर रहता है। अब देखो ध्यान रखना, जैसे बर्फ़ पिघल रही है तो पिघलते टाइम जब नोटिस किया तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है। यहाँ पर मैंने लिखा स्थिर, स्थिर मीन्स जब तक पूरी बर्फ़ नहीं पिघल जाएगी ना, जब तक वो स्थिर ही रहेगा वहाँ तक ही 0 डिग्री सेल्सियस। आप ये मत सोचना कि अच्छा इसने पिघलना स्टार्ट किया यहाँ से तो इस टाइम पे 0 डिग्री सेल्सियस है, अब आगे और पिघलती जा रही है तो अब चेंज होगा टेम्परेचर। नहीं होता है चेंज टेम्परेचर, राइट। ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। अभी जब तक पूरी पिघलती नहीं है बल्ब, ये पूरी बर्फ, हाँ, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती है जब तक टेम्परेचर इसका फिक्स रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। और फिर पूरा द्रव में कन्वर्ट होने के बाद में फिर उसको और हीट देंगे तो फिर द्रव से वो किस में जाएगी, गैसेज में कन्वर्ट हो जाएगी, उबलते रहेगा उबलते रहेगा। तो वो उबलता रहेगा, फिर उसके बाद में वो कितना ही उबाल लो वो भी फिक्स हो जाएगा फिर आपका। तो जब पानी उबलता है तो उसका तापमान भी कितना, 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर यहाँ पर रहता है। तो पिघलने और उबलने की प्रक्रिया में तापमान नहीं बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि अतिरिक्त ऊर्जा छिपी हुई ऊष्मा, लेटेंट हीट जिसे उसके रूप में अवशोषित यहाँ पर हो जाती है। तो उबलता जब पिघलता है, अब जैसे पिघल रहा है, स्टार्टिंग आपको देखनी है बस, स्टार्टिंग के बाद में वो फिर वो फिक्स रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसे ही जब उबल रहा है तो उबलने की जो स्टार्टिंग होती है, जब से उबलना स्टार्ट किया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में फिर फिक्स रहेगा, आप कितना ही उबाल लो उसको, ऐसा नहीं कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो फिक्स हो जाएगा फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो पिघलने और उबलने की जो प्रक्रिया होती है उसमें तापमान घटता बढ़ता नहीं है कि आप सोचोगे अब तापमान बढ़ेगा, जितना उबालो जितना गर्म करो और ज़्यादा गर्म करो भैया इसका तापमान बढ़ेगा, नहीं बढ़ता है, वो फिक्स हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी अतिरिक्त ऊर्जा जो होती है वो छिपी हुई ऊष्मा के रूप में अवशोषित यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, चलो, लेटेंट हीट जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ठोस अवस्था, ठोस से हम किस में जा सकते हैं भैया, द्रव अवस्था में, और द्रव से हम गैस में जा सकते हैं। कैसे जाओगे ठोस अवस्था से द्रव में, जैसे आपने उसको क्या दी, ऊष्मा दी, ऊष्मा मतलब हीट, गर्म किया, तो ठोस से द्रव में चल जाओगे। जैसा कि बर्फ़ था, बर्फ़ को किस में, द्रव अवस्था में जा सकता है, द्रव से गैस अवस्था में जा सकते हैं, है ना। जो पानी है, पानी से, पानी को और उबालो तो वो किस में चल जाएगा, वाष्पीकरण होके, वाष्पित होके द्रव उसमें गैस में चल जाएगा। फिर गैस से क्या द्रव में ला सकते हैं, बिल्कुल, गैसेस को शीतलता दे के, है ना, ठंडा करके आप में ला सकते हो। ठीक है, और फिर द्रव को वापस से ठोस अवस्था में, जो पानी है, पानी को शीतलता दे के, पानी को ठंडा करके आप ठोस अवस्था में लेके करते ही है ना। हाँ, फ्रिज में हम बर्फ़ जमाते तो क्या करते हैं, ट्रे में हम बर्फ़ पानी डालते हैं और फिर उसको हम ठंडा, शीतलता के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा करके छोड़ देते, ठंडा के लिए छोड़ देते हैं, टेम्परेचर सेट करते कम और फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद में बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पूरा गेम टेम्परेचर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हमने क्या देखी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गलनांक और क्वथनांक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्या होता है गलनांक, गलनांक को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इंग्लिश में याद रखना, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, गलन उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसके बारे में समझेंगे।
तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसे हम कहते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, उसका गलनांक है। ठीक है, कम से कम तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है। जैसे कि हमने क्या करा, यहां पर जो बर्फ था, बर्फ किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा पानी में, राइट। तो कम से कम कौन सा तापमान है जिस पर वो बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो रही है, उस तापमान को आप क्या बोलोगे कि यार ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसका गलनांक है, राइट। कम से कम तापमान जिस पर वो कन्वर्ट हो रही है ठोस से द्रव अवस्था में। जो ऊष्मा 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन ऊष्मा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वैसी ऊष्मा, ऐसी हीट जो 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है। 1 किलो ठोस अगर है, ध्यान रखना, 1 किलो ठोस को द्रव में बदल देती है, उस ऊष्मा को हम कहते हैं, उस हीट को हम कहते हैं, उसे गलन ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बर्फ का जो गलनांक होता है कितने पे होती है भैया, मेल्ट बर्फ 273 केल्विन पे, 273.15, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ क्या हो जाती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये इसका गलनांक है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस तापमान पर बर्फ और पानी के कण समान ऊर्जा पर होते हैं, लेकिन पानी के कण अधिक गतिशील होते हैं। अब इस तापमान पर क्या होता है, जो बर्फ है और पानी के कण वो समान ऊर्जा पर होते हैं, और पानी के कण ज़्यादा गतिशील होते हैं। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बर्फ जो होता है वो ठोस अवस्था होती है और पानी जो होता है वो द्रव अवस्था होती है। द्रव अवस्था में आपको पता ही है ज़्यादा कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। चलो नेक्स्ट, क्वथनांक और वाष्पन ऊष्मा। क्वथनांक मीन्स होता है बॉइलिंग पॉइंट, और वाष्पन ऊष्मा मीन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव गैस में बदलता है, कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। ठीक है, वह कम से कम तापमान जिस पर कोई द्रव जो है, जिस पर कोई, ध्यान रखना, याद कर लेना, द्रव जो है वो गैस में बदल जाता है। द्रव मतलब पानी गैस में बदल जाएगी। पानी को आप उबाल रहे हो, उबालते रहो, तो कम से कम तापमान पे वो गैस में कब कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम कहते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइल करना पानी को। जो ऊष्मा 1 किलो द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक होती है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब वाष्पन ऊष्मा। एक तो हमारी क्या, कौन सी ऊष्मा थी, एक हमारी ऊष्मा थी गलन ऊष्मा और एक थी वाष्पन ऊष्मा। ठीक है, चलो, तो जल का क्वथनांक, जल का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा भी होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लग जाता है पानी। ठीक है, स्टार्ट होने लग जाता है, उबलना स्टार्ट होने लग जाता है 100 डिग्री सेल्सियस में। तो जल का क्वथनांक जो होता है 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर जल के कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे एक दूसरे के आकर्षण से मुक्त होकर वाष्प में बदल जाते हैं, बॉयल में कन्वर्ट, बॉयल द्रव को बॉयल होते 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 वो वाष्पन में वाष्पित हो जाते हैं, वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतनी ऊर्जा यहाँ पर आ जाती है। तो अब यहाँ पर आप देखो, ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था हो रहा है, तो ठोस से जब द्रव में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं संगलन। जैसा कि बर्फ से हम किस में जा रहे हैं, पानी में, बर्फ से पानी में, उसको बोलेंगे संगलन। ऐसे द्रव से गैस में, उसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। और गैस से अगर ठोस अवस्था में ऊर्ध्वपातन, अभी हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, देखो, डायरेक्ट गैस से ठोस अवस्था में और ठोस से गैस अवस्था में जा सकते हैं। अभी तक हम क्या देख रहे हैं, बर्फ को हम कहाँ जा रहे हैं, बर्फ से हम पानी में आ रहे हैं और पानी से फिर गैस अवस्था में जा रहे हैं ना, पानी से वाष्प में जा रहे हैं। तो यहाँ पर ठोस से द्रव में जा रहे हैं, द्रव से गैस में जा रहे हैं। लेकिन क्या ठोस से डायरेक्ट गैस में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अभी हम देखेंगे ऊर्ध्वपातन। तो ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में ऊर्ध्वपातन होता है, और गैस से ठोस अवस्था में जाना डायरेक्ट, उसको बोलते हैं निक्षेपण। ठीक है, ऐसे ठोस, ऐसे द्रव से, क्या ठोस से द्रव जा सकते हैं, यस, उसको बोलते हैं संगलन। और द्रव से क्या ठोस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, उसको बोलते हैं जमना। द्रव से ठोस मतलब, हाँ, कोई पानी को आप जमा रहे हो, पानी को आपने क्या करा, एक तरह से शीतलता प्रदान करी, पानी को आपने फ्रीज किया, तो पानी ठोस अवस्था में चेंज हो जाएगा, तो वो जमना हो गया, उसको हम बोलते हैं जमना। ऐसे द्रव से गैस, वाष्पीकरण। गैस से क्या द्रव हो जाता है, बिल्कुल हो सकता है, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। तो आइए देखते हैं ठोस से गैस में सीधा परिवर्तन। अभी हमने बताया कि ठोस से द्रव में गए हम, द्रव से गैस में, ठीक है, गैस से ठोस में।
अब गैस से ठोस में देखेंगे, डायरेक्ट क्या ठोस से गैस में जा सकते हैं? अभी ठोस से द्रव में तो हमने देख ही लिया। ठोस से द्रव में क्या देखा हमने? ठोस से द्रव में देखा कि जो हमारा बर्फ था, जो हमारा बर्फ था वो किस में कन्वर्ट हुआ था? वो हुआ था हमारा किस में? वो हुआ था पानी के अंदर। ठीक है, हुआ था। तो ये बर्फ जो था वो ठोस अवस्था में था, और ठोस अवस्था में किस में कन्वर्ट हो गया? ठोस से द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो गया। तो ठोस से द्रव हमने देख लिया। फिर पानी को हमने और ज़्यादा ऊष्मा दी, हीट दी, हमने उसको उबाला, तो वो वाष्प में कन्वर्ट हुआ, है ना। तो क्या हो गया? तरह से वाष्प क्या है? एक तरह से गैस है। तो एक तरह से ठोस से द्रव, फिर द्रव से गैस। ठीक है, और द्रव से ठोस में भी जा सकते हैं, ऐसे ही गैस से द्रव में भी आ सकते हैं। लेकिन क्या डायरेक्ट ठोस से गैस में जा सकते हैं? यस। इस चीज को समझते हैं यहां पर कैसे। उध्रुपातन जिसे कहते हैं हम, ठोस से गैस में जैसे ही हम डायरेक्ट सीधा परिवर्तन करेंगे उसको हम बोलते हैं उध्रुपातन। क्या होता है उध्रुपातन, समझते हैं। आपको क्या करना है? एक एक्टिविटी करनी है, कोशिश करना करने की। कपूर लेनी है आपको, कपूर का उध्रुपातन करते हैं हम, कैसे होता है देखना। तो कपूर के लिए आपको क्या क्या लेना है? कपूर लेनी है आपको, कैम्फर, चीनी मिट्टी का, आपको चाइना डिश, मतलब जिसे हम कहते हैं चीनी मिट्टी का बर्तन बोलते हैं ना, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको आपको लेना है, राइट। उल्टा किया हुआ एक फनल ले लो, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है फिगर के अंदर, ये उल्टा फनल है ना। कैसे होता है उल्टा फनल? आपने देखा होगा, इन्वर्टेड जिसे हम कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके का एक फनल आप यहाँ पर ले लो। ये फनल आप ले लो यहाँ रखने के लिए, राइट। और क्या लेना है हमें? रुई का ढक्कन लेना है, कॉटन प्लग। ठीक है, लगाने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे फनल के जो टॉप पे। और आपको बर्नर लेना है, ये आपने ले लिया, बस ये इतनी सी चीज़ें लेनी है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कितने कर रहा है, ये बर्नर है हमारे पास में, राइट। और चीनी मिट्टी का प्याली हमने यहाँ पर ली है, ये चीनी मिट्टी की प्याली है। इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक फ़नल है। ठीक है, एक फ़नल किस टाइप का? ये इन्वर्टेड उल्टा किया हुआ फ़नल हमने यहाँ पर लगाया। इसके फ़नल के टॉप पे हमने रुई का एक टुकड़ा यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, चलो इस तरीके से हमारे को ये सारी चीज़ें करनी है। क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? हमने इसके अंदर क्या रखा? ये जो चाइना डिश बर्तन, जो हमारे पास में चीनी मिट्टी का जो बर्तन था, प्याली थी, इसके अंदर मैंने क्या रखा? इसके अंदर मैंने कैम्फर जिसे हम कपूर कहते हैं, कपूर रखा हमने। कपूर को थोड़ा सा घिस के हमने यहाँ पर डाल दिया। तो चीनी मिट्टी की डिश में कपूर डाले और उसे हल्का सा पीस कर डालना है। ठीक है, पीस के हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके ऊपर एक उल्टा फनल यहाँ पर रखा और फनल के तने को रुई से बंद कर दिया। ये आपने देखा, उल्टा फनल रखा और यहाँ पर जो टॉप है उसको रुई से मैंने पैक कर दिया। धीरे धीरे बर्नर से कम गर्म करें और ध्यान दे कि क्या होता है। आप क्या करो, यहाँ पर बर्नर्स को गर्म करो और फिर आप देखना क्या होता है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी मैं बता देता हूँ, आप एक्टिविटी करके कोशिश करना। तो कपूर जो है वो बिना पिघले सीधा भाप में यहाँ पर बदल रहा है। जो ये कपूर है जो हमने डाल रखा है, ये सीधा क्या हो रहा है? एक तरह से कपूर जो है वो ठोस अवस्था में है, तो ठोस से सीधा गैस में जा रहा है, द्रव अवस्था में चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? सीधे भाप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो कपूर बिना पिघले, है ना, पिघल नहीं रहा है, मतलब द्रव अवस्था में जा ही नहीं रहा है, सीधे सीधे भाप में यहाँ पर बदल रहा है। और कपूर के वाष्प फनल की ठंडी दीवारों पर जमा होकर वापस ठोस रूप में आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये कपूर है, ये कपूर है ना। जैसे हम इसको गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर एक तरह से भाप के फॉर्म में, यहाँ पर भाप के फॉर्म में आपको यहाँ पर ये कपूर दिखेगा। ठीक है, तो भाप के फॉर्म में ये चेंज हो रहा है। तो भाप क्या है? एक तरह से वाष्प बना कपूर, ये कह रहे हैं वाष्प बना कपूर, यहाँ पर वाष्प बन रहा है कपूर। ठीक है, तो भाप क्या है? एक तरह से गैस है, तो डायरेक्ट ठोस से गैस में कन्वर्ट हो गया। और क्या देखने को मिलेगा? और आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपकी ये दीवारें हैं ना, ये जो फनल है, इस फनल की ये जो दीवार आपको दिख रही है ना, बाउंड्री जो दिख रही है, यहाँ पर आपको कपूर इकट्ठा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये ठोस बना कपूर होता है। तो एक तरह से हो क्या रहा है यहाँ पर? वापस गैसेस से किस में जा रहा है? वापस ठोस में जा रहा है। ठीक है, कपूर की दीवारों पे ये जो फनल की दीवारों पे इकट्ठा हो जाता है कपूर, और फिर वो कपूर जो है वो ठोस में परिवर्तन, ठोस रूप में आ जाता है। तो एक तरह से आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ठोस से गैस, गैस से ठोस हो रहा है डायरेक्ट। तो ये दर्शाता है कि कुछ ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उध्रुपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। और जब गैस सीधे ठोस में बदलती है तो इसे कहते हैं हम अवक्षेपण, डिपोजिशन, निक्षेपण जिसे हम कहते हैं, है ना। तो निक्षेपण बोलो या अवक्षेपण बोलो, बात एक ही है। तो निक्षेपण भी हम इसको कहते हैं, निक्षेपण, डिपोजिशन। ठीक है, तो जब गैस सीधे ठोस में बदलती है तो इसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत? क्या हुआ था, कौन बदला था ठोस में? यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी दीवारों पे ये ठोस बना कपूर आपका जमा हो गया, तो ये एक तरह से क्या हुआ, गैस से सीधा ठोस में बदल गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या निकल रहा है भैया? तापमान बढ़ाने से ठोस, द्रव और गैस में यहाँ पर क्या हो रहा है, बदलाव होता है। जैसे जैसे आपने तापमान बढ़ाया तो क्या हुआ, ठोस, द्रव और गैस में यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिले, अपन ने अभी तक जितना भी पढ़ा। ठीक है, देखने को मिला। पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती है। कैसे बदली जा सकती है? ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, और इसके विपरीत, और ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट भी हम कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो कुछ ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊर्जा गुप्त ऊष्मा के रूप में भी अवशोषित होती है, हमने अभी देखा भी था। ठीक है, और गैस के कणों में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है, जबकि ठोस में सबसे कम, क्योंकि उनके बीच में जो उनके जो कण होते हैं उनके बीच में गैप बहुत कम होता है। तो और गैस के कणों में गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो आगे। दाब परिवर्तन का प्रभाव, अब समझते इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको समझते हैं। चलो, तो हमने पहले सीखा कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं, उनके कणों के बीच की दूरी, इंटरमोलिकुलर जो आकर्षण बल होता है उनके बीच में, उस पर निर्भर करती है। लेकिन क्या होगा अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करें, संकुचित करें, संपीड़न करें, दबाएं, तो क्या होगा, देखने को मिलेगा। तो क्या कण आपस में और पास आ सकते हैं? ठीक है, अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि अगर कणों के बीच में, देखो आप सोचिए कि अगर कण की वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, उनकी विभिन्न अवस्थाएं जो है कणों के ऊपर डिपेंड है। ऑब्वियसली बात है कि अगर ठोस, अगर है, ठोस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में जो कण होंगे, मैंने आपको बताया था इस तरीके से होंगे, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा, जो आकर्षण बल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और इनके बीच में क्या होगा, एक तरह से आकर्षण होगा, तो ये बिल्कुल पास पास में होंगे इसके कण। बोलो, ऐसा ही होगा। इस तरीके से ठोस से कण आपको देखने को मिलेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस ही नहीं होगा, इनके बीच में जो कण है इनके बीच में कुछ भी डिस्टेंस नहीं होगा, तो ठोस के कण बहुत ज़्यादा पास पास में होंगे। ये ठोस के कण है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत? ऐसे ही आपको अगर द्रव देखना है तो द्रव के जो कण आपको देखेंगे तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और गैस के अगर आप कण देखोगे तो गैस के कण आपको कैसे मिलेंगे, गैस के कण आपको मिलेंगे एक यहाँ तो एक यहाँ तो एक यहाँ, इस तरीके से आपको बहुत दूर दूर देखने को मिलेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यार चलो ठोस के कण ऐसे हैं, द्रव के कणों को अगर मैं दबा दूँ, मान के चलो द्रव या गैस को देख लूँ, गैस को अगर मैं कंप्रेस कर लूँ, है ना, और बिल्कुल पास पास में ले आऊँ, तो उससे होगा क्या, उससे क्या मैं इसकी अवस्था को परिवर्तन कर सकता हूँ? भाई अगर मैंने इनके कणों को पास पास में ले आया तो ऑब्वियसली बात है यार, कण जैसे पास पास में आएंगे तो फिर तो कणों के अकॉर्डिंग ही तो हमारी अवस्थाएं डिसाइड हो रही हैं। राइट, मेरी बात समझ में आ रही है? तो गैसेस के अगर कणों को मैंने पास पास में ले आया तो क्या उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो क्या केवल दाब, जो प्रेशर होता है, उसको बदलकर पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है? समझते हैं। तो हाँ, दबाव बढ़ाने पर और तापमान को कम करने से, हमने तापमान कम भी किया था तो उससे गैस को द्रव में अपन बदल भी रहे थे। राइट, जैसे हमने तापमान कम किया तो गैसेस से हम क्या हो गए, द्रव में आ गए। ठीक है, वाष्प जो है ना, उसका तापमान अगर कम कर दिया, वाष्प में कन्वर्ट हो गया मान के चलिए, और वाष्प से अगर हमने उसके तापमान को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो क्या हो गया, वाष्प किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी, वाष्प हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड को और मैंने टेम्परेचर कम कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, मतलब ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं होता, बर्फ में जम जाएगा। तो टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन क्या दबाव बढ़ाएंगे, मतलब अगर इसको दबाएंगे तो उससे भी हमारा टेम्परेचर, सॉरी, अवस्थाएं चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो अभी हमने देखा। तो देखते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, और गैस को हाईली कंप्रेस भी किया जाता है। आपने देखा होगा हमारे जो हम जो सीएनजी हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस गैस को भी कंप्रेस किया हुआ है। ठीक है, एक सिलेंडर के अंदर आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में होती है वो, ठीक है, द्रव फॉर्म में होती है। तो एक तरह से सारी गैसेस जो भी होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो होते हैं उसके अंदर भी लिक्विड फॉर्म में वो गैस होती है, द्रव फॉर्म में होती है। तो उनको क्या किया है, गैसेस को किसमें, द्रव फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, कंप्रेस करके। राइट, तो यदि किसी गैस पर दबाव बढ़ाया जाए और तापमान कम किया जाए तो उसके कणों के बीच की दूरी घट जाती है और वे आपस में पास आकर लिक्विड में बदल जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये पिस्टन है, ठीक है, ये सिलेंडर है ना। तो यहाँ पर इस सिलेंडर के अंदर अगर आप देख रहे हो, ये पिस्टन है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कण जो है उनके बीच में गैप, यहाँ देखो कणों के बीच में गैप, और यहाँ पे देखो कणों के बीच में गैप। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से इसको प्रेस कर रहे हैं, यहाँ प्रेस किया,
ठीक है। फिर यहाँ प्रेस किया, यहाँ पर देखो कण 2 2 4 5 6, यहाँ प्रेस किया 5 और यहाँ प्रेस किया तो 4 कण हो गए। कुल मिला के हमने क्या कर दिया, इनको प्रेस कर दिया, प्रेस कर दिया, दबा दिया तो इनके कण आपस में पास पास में आ गए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक तरह से इनके बीच में, कणों के बीच में दूरी क्या हो गई, कम हो गई। और कम हो गई तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक तरह से लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर एलपीजी और ऑक्सीजन गैसेस को सिलेंडर में द्रव रूप में भंडारित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और गैसेस को उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके इसे लिक्विड फॉर्म में, है ना, द्रव फॉर्म में, तरल रूप में बदला जाता है। चलो, शुष्क बर्फ, इसका तो आपने सुना ही होगा, ड्राई आइस, जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बोलते हैं ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है और उसको ठोस बोल रहे हो सर, क्या बात है। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है CO2, और उसको ठोस बोल रहे हो आप। तो इसका मतलब क्या है, गैस को ठोस में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, कैसे कर सकते हो बताओ, गैस को ठोस में, गैस के कण बहुत दूर दूर, है ना, उसको हाईली कंप्रेस करके हम ठोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझते हैं, देखो। तो क्या आपने कभी शुष्क बर्फ के बारे में सुना है, ड्राई आइस के बारे में? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन, आप आइसक्रीम वाले के पास में देखना, उनके पास में ड्राई आइस होती है। ड्राई आइस क्यों होती है, अभी अभी बताऊंगा मैं आपको। तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसे उच्च दाब पर स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। ठीक है। जब इसे सामान्य दबाव, जैसे 1 एटमॉस्फेरिक, ये 1 एटीएम, ये एक प्रेशर होता है, दबाव होता है, दबाव, ठीक है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, जिसे हम कहते हैं 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लाया जाता है, तो ये बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है ना। नॉर्मल है ये 1 एटीएम जो होता है, वो वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये नॉर्मल प्रेशर होता है। तो जैसे इसको लाएंगे अपन इस प्रेशर पे, 1 एटीएम पे, तो ये बिना द्रव में बदले सीधा सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया हमारी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब इससे शुष्क बर्फ का उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां बिना गीला किए ठंडक बनाए रखनी होती है। ठीक है, जैसे कि आइसक्रीम हुआ, तो आइसक्रीम में क्या होता है, वहाँ पर यूज़ करते हैं इसको, जिससे कि गीला भी नहीं हो और ठंडक रहे वहाँ पर। दवाइयों का जो परिवहन होता है, ठीक है, उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, ड्राई आइस का, जिससे कि दवाइयाँ क्या हो, एक तरह से सही रहे, खराब नहीं हो, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो दाब और तापमान के प्रभाव को समझे। देखो, दाब जो होता है, दाब भी एक तरह से क्या करता है, अवस्था को परिवर्तित करता है, ऐसी तापमान भी परिवर्तित कर रहा है। तो यदि दाब बढ़ाया जाता है और तापमान को घटाया जाता है, तापमान कम करोगे और दाब को अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो गैस है उसको द्रव में आप बदल सकते हो, अभी हमने देखा भी है। ठीक है, गैसेस अवस्था को द्रव में बदलना मतलब दाब को बढ़ा सकते हो। दाब को बढ़ाने का मतलब क्या है, दाब को बढ़ाने का मतलब है कि आप उनकी जो हैं उनको बिल्कुल पास में लेकर आ रहे हो, और तापमान को घटाकर भी आप चेंज कर सकते हो। यदि दाब को घटाया जाए, दाब को कम कर दो, और कुछ ठोस सीधे गैस में बदल सकते हैं, जैसे शुष्क बर्फ का CO2। ठीक है, जैसे ही आप दाब को कम करोगे, ठीक है, तो आपका जो ठोस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बर्फ है ठोस, शुष्क बर्फ जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अगर उसको वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो जो दाब होता है उसको अगर हम कम करें, है ना, कम कंप्रेस करें, तो उन ठोस डाइऑक्साइड जो गैस है, शुष्क बर्फ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए पदार्थ की अवस्था केवल तापमान पर ही नहीं बल्कि दाब पर, प्रेशर पे भी एक तरह से प्रभावित होती है उसकी वजह से भी। चलो आगे। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है हमारा, दाब, प्रेशर और तापमान मिलकर ये तय करते हैं कि कोई पदार्थ ठोस, द्रव या गैस होगा। तो दो चीज़ें हमारे पास में आ गई, दो फैक्टर आ गए, दाब और तापमान। गैसों को दबाव बनाकर और तापमान घटाकर द्रव में बदला जा सकता है। शुष्क बर्फ ठोस CO2 है जो दबाव घटने पर सीधे गैस में बदल जाती है, मैंने अभी आपको बताया। एलपीजी और ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों में उच्च दबाव पर द्रव के रूप में स्टोर की जाती है। अब देखो, अब हमने अगर देखा है दबाव और तापमान, तो तापमान की इकाई भी देख लेते हैं। तापमान की SI इकाई केल्विन होती है, केल्विन तापमान की SI यूनिट होती है। और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273.15 केल्विन है, लेकिन सुविधा के लिए इसे 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन ही यहाँ पर अपन क्या करते हैं, मानते हैं। क्लियर है, एक तरह से, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू अपन यहाँ पे नहीं लेते, तो अप्रोक्स वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते 273 केल्विन। ठीक है, चलो, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273.15 केल्विन होता है, राइट। चलो, ऐसा यूनिट याद रखनी है, केल्विन
केल्विन होगी अपनी तापमान की, टेम्परेचर की। चलो अब हम सीख लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्या आते हैं, हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तापमान को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलना कैसे। अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, केल्विन को अगर आपको सेल्सियस में, क्योंकि अभी हमने देखा, क्या देखा हमने, हमने देखा कि जो 1 डिग्री सेल्सियस, देखो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस वो किसके इक्विवेलेंट होता है, अभी हमने देखा था, क्या देखा था हमने, हमने देखा था कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273.15 होता है। लेकिन 15 को भूल जाओ, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा याद रख लो, लेकिन इसको भूल जाओ, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन माना जाता है, बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब अगर मेरे को केल्विन से सेल्सियस में बदलना है, सोचो केल्विन को सेल्सियस में अगर मेरे को बदलना है तो मैं क्या करूंगा, 273 को माइनस कर दूंगा, ठीक है, सेल्सियस, ठीक है। इससे अगर केल्विन में बदलना है मेरे को, अगर सेल्सियस, कोई सेल्सियस डेटा दिया हुआ है, उसको अगर मेरे को केल्विन में बदलना है तो क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, 273 को ऐड कर दूंगा, है ना। केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस कर दूंगा, माइनस कर दो, है ना। और सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड कर दो, 273 ऐड कर दो, सिंपल, और कुछ नहीं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन होता है, सिंपल। तो यहाँ पर देखो 25 डिग्री, अब क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ये क्वेश्चन है अपने पास में, 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलना है, किसमें, केल्विन में। तो मैंने क्या बताया था आपको, केल्विन में बदलना है तो 273, देखो ये रहा, सेल्सियस से केल्विन में, सेल्सियस दिया हुआ है उसको केल्विन में बदलना है तो क्या करो, ऐड करो, तो 25 डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है आपको, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 273 ऐड कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये केल्विन में 273 प्लस 25, 5 6 7 8 और 7 8 9, 298, 298 केल्विन आ जाएगा, ये होती है यूनिट इसकी, ठीक है। ऐसे 310 केल्विन आपको दिया हुआ है, उसको सेल्सियस में बदलना है तो क्या करूँगा मैं, 273 माइनस कर दूंगा, तो 310 माइनस 273, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 273, तो ये तो हो गया हमारा 27, ठीक है, और ये 10 37, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सेल्सियस आएगा, क्लियर है। तो ये याद रखना, अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस, और सेल्सियस के लिए बदलना है तो 270 ऐड आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। चलो भैया, वायुमंडलीय दाब और इसकी इकाइयाँ, इसको समझ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो देखो हमारे वायुमंडल के अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर लगता है, ठीक है। वायु अगर अवेलेबल है, वायु है हमारे वायुमंडल में, राइट, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर वायु है। अब वायु क्या कर रही है, एक तरह से प्रेशर लगा रही है ना, ये दाब लगा रही है एक तरह से। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ये एक दाब वह होता है जो वायुमंडल में उपस्थित हवा पृथ्वी की सतह पर लगाती है। जो हमारी वायुमंडल के अंदर हवा है, एयर है, वो क्या करती है, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब लगाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत आसान है। तो प्रेशर की इकाई, जैसा कि अभी हमने देखा था, किसकी इकाई, तापमान की इकाई क्या होती है, केल्विन होती है, राइट। वैसे ही प्रेशर की भी एक इकाई होती है, ऐसा ही इकाई पास्कल होती है, पास्कल, पीए से डिनोट करते हैं पास्कल। एक और आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, एटीएम, है ना। वायुमंडल प्रेशर की जो इकाई है वो एटीएम, हम एटमॉस्फेयर एटीएम भी यूज़ करते हैं, कहीं पे एटीएम लिखा हुआ हो तो समझ लाना ये प्रेशर की यूनिट कर रखी है इन्होंने। तो 1 एटीएम जो होता है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, 101.3 केल्विन पास्कल, किलो पास्कल जिसे हम कहेंगे। तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब को 1 एटीएम माना जाता है, ठीक है। जो सी लेवल होता है, जो समुद्र तल होता है, वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको 1 एटीएम अपन मानते हैं, जिसे सामान्य वायुमंडलीय दाब भी कहा जाता है, राइट। चलिए, तो याद रखना, विभिन्न गैसों के दबाव को मापने के लिए, दाब को मापने के लिए एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पास्कल, एमएम, एचजी आदि इकाइयों का यूज़ किया जाता है। और वायु दाब मापी जाती, ये ध्यान रखना भैया, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चलो आगे, नेक्स्ट वाष्पीकरण को समझते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारी इस वीडियो का, इस लेक्चर का, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना। चलो,
और वीडियो अगर यार पसंद आ रही है ना यार, सबसे पहली बात लाइक कर लेना वीडियो को, है ना, शेयर करो जितना हो सकता है, आपके फ्रेंड्स को शेयर करो। वीडियो अगर पसंद आई है ना, किसी की हेल्प हो सके तो यार प्लीज़ करनी चाहिए हेल्प। और अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक तो आपको करना ही है, सब्सक्राइब भी आपको करना है, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, इसलिए आप ज़रूर कर लेना यार, लाइक तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सारी चीज़ें आपको करनी है जितना भी आप कर सकते हो। चलो, वाष्पीकरण को समझते हैं, इवेपोरेशन, और इसके प्रभाव को समझते हैं। क्या होता है वाष्पीकरण? क्या हम हमेशा किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए तापमान बढ़ाते हैं या दाब घटाते हैं? इस चीज़ को समझते हैं। नहीं, देखो, तापमान और दाब क्या यही है या इसके अलावा भी कुछ है अवस्था बदलने के लिए? और भी है। देखो, नहीं, वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव की सतह के कण बिना उबाल के ही वाष्प में बदल सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा तापमान बढ़ाएंगे, दाब घटाएंगे तभी कुछ अवस्था में परिवर्तन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप वाष्पीकरण को समझ सकते हो। अगर वाष्पीकरण आप देखोगे तो उसमें ना तो तापमान ना दाब, इसका कोई गेम नहीं है। ठीक है, तो नहीं, वाष्पीकरण इवापोरेशन जिसे हम कहते हैं एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव की सतह के कण बिना उबाल के ही वाष्प में बदल सकते हैं। वाष्पीकरण क्या है भैया? जब किसी द्रव की सतह के कुछ कण उच्च गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो वह आकर्षण बल को तोड़कर वाष्प में बदल जाते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, अभी उदाहरण के तौर पर समझेंगे अपन इसको, है ना। ये प्रक्रिया किसी भी तापमान पर हो सकती है, बस शर्त है कि वह तरल के क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम होना चाहिए। किसी भी प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया होती है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। देखो, तापमान पर हो सकती है, बहुत ध्यान से समझना, तापमान पर हो सकती है, किसी भी तापमान पर। लेकिन शर्त क्या है कि जो वो लिक्विड है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, क्वथनांक से कम होना चाहिए, बस ये शर्त है। तो वाष्पीकरण वहां पर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप देखते होंगे खुले पानी में खुले में रखा पानी धीरे धीरे सूख जाता है। आप कोई एक बर्तन लेना, उसके अंदर पानी रख देना, है ना, वो धीरे 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 कुछ टाइम बाद में आपको देखने को मिलेगा सूख जाएगा। ठीक है, के ऊपर डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर है, अभी ये भी देखेंगे। गीले कपड़े को आपने देखा होगा समय के साथ सूख भी जाते हैं, है ना। आपने उसको रखा है और बाद धीरे 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 सूख भी जाएंगे वो। जरूरी नहीं है उनको धूप में रखो, आप कहीं पे भी रख दो, लेकिन वो धीरे 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 करके सूख जाएंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से कुछ चीज़ें हुई है वहाँ पर। ठीक है, तो कुछ बिना उसके कन्वर्जन हुआ है। चलो, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स है, जो कारक है, वो क्या है? सतह क्षेत्र में वृद्धि, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वाष्पीकरण एक सतही घटना होती है, ठीक है, सरफेस फिनोमिना है। अगर सतह क्षेत्र ज़्यादा है तो अधिक कण वाष्प में सकते हैं। जैसे कपड़ों को फैलाकर आप सुखाने से वे जल्दी सूखते हैं। आप एक तो कपड़े के ऊपर कपड़ा रख दो और ऐसे सुला दो, है ना, बिल्कुल कपड़े इकट्ठे करके सुखाओ, तो क्या होगा? जल्दी नहीं सूखेंगे। लेकिन वहीं अगर जल्दी सुखाने हैं तो आप कपड़े को थोड़ा सा दूर दूर रखो, तो ज़्यादा दूर दूर रखोगे तो जल्दी सूख जाएगा। ऐसा होता है ना, कपड़ों को आप फैला के रखोगे तो सुखाने में वो जल्दी सूख जाएंगे, ऐसा देखने को मिलता है। तो सरफेस एरिया क्या है, बढ़ा दिया आपने। ठीक है, ऐसे ही आप कोई फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज़ ले सकते हो, आप एक बार करके भी इस चीज़ को देख सकते हो कि एक आप कटोरी लेना, उस कटोरी में पानी डालना, थोड़ा सा पानी डालना, ठीक है, और उसको रख देना। और एक कटोरी की जगह आप एक परात लेना, परात या एक आप वो ले लेना, क्या बोलते हैं, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, प्लेट ले लेना। उस प्लेट के अंदर उतनी ही क्वांटिटी का पानी उसमें डालना। किस में डालना? जो आपने कटोरी में डाला उतनी क्वांटिटी का पानी आप उसमें डालना, थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं। और उन दोनों को रख देना। देखना किसका जल्दी सूखता है, कौन सा बर्तन जल्दी सूखता है, मतलब कि कौन से बर्तन में पानी नहीं रहता है, वो आप नोटिस करना। तो आपको दिखेगा कौन से वाले बर्तन में पानी नहीं रहेगा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा था। जो प्लेट थी जो प्लेट थी जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा था, जो प्लेट थी उसमें जो पानी था वो जल्दी वाष्पित हो जाएगा कंपैरेटिवली किसके? इसके। ये जो हमारा कटोरी थी, इसके अंदर जो पानी था उससे जल्दी वाष्पित ये हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। ये सरफेस एरिया जो है ना, ये ज़्यादा है इसके अंदर, और ज़्यादा होने की वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ ही समझा रहा है आपको कि अधिक कण वाष्प में बदल सकते हैं अगर सतह क्षेत्र आपका ज़्यादा होगा। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने से अधिक कणों को अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है
और इससे वाष्पीकरण की गति तेज हो जाती है। कण जो है एक दूसरे इधर उधर टकराने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं। तो तापमान जैसे बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कण क्या होंगे, ज़्यादा अधिक गतिज ऊर्जा उसको मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। उससे क्या होगा, वाष्पीकरण की गति तेज हो जाती है। आपने देखा होगा धूप में पानी जल्दी सूख जाता है, धूप में पानी रख दो जल्दी सूख जाएंगे, धूप में कपड़े रख दो जल्दी सूख जाएंगे, टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगी तो जल्दी सूख जाएंगे, तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। आर्द्रता में कमी, तो आर्द्रता का मतलब हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। आर्द्रता ह्यूमिडिटी होता है ना, जब आपने देखा होगा कभी कभी ह्यूमिडिटी का, जैसे बारिश के दिनों में इनमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जलवाष्प होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है, उसमें जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है उस टाइम पे, तो ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो कपड़े हैं वो सूख नहीं पाते, गीले गीले से रहते हैं ना, कपड़े सुखाने में बड़ी दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आ रही है, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो अगर हवा में पहले से ही अधिक जलवाष्प होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा धीमा हो जाएगा। तो आर्द्रता में कमी, ठीक है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती है। तो बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं क्योंकि हवा में नमी अधिक होती है। चलो, हवा की गति में वृद्धि, अगर हवा की गति तेज होगी तो वाष्पीकरण जल्दी होगा, ठीक है। आपने देखा होगा आप कपड़े सुखा दो हवा में, जल्दी से सूख जाएंगे। तो हवा की गति बढ़ने से जलवाष्प के कण जल्दी हट जाते हैं, जिससे वाष्पीकरण तेज हो जाता है। तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट, वाष्पीकरण से शीतलता, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। वाष्पीकरण से क्या शीतलता आती है, बिल्कुल ऑब्वियसली आती है यार। गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा अपन छिड़काव भी करते हैं ना, कोई रेत है, कोई अपने टेरेस पे जाके छिड़काव कर रहा है कि यार ठंडक महसूस करे थोड़ी सी, वो क्यों कर रहे हैं भैया, है ना, वाष्पीकरण की वजह से। तो जब कोई तरल वाष्प में बदलता है तो वे अपने आसपास से ऊष्मा अवशोषित भी करता है, जिससे वातावरण क्या होता है, ठंडा हो जाता है। समझना बहुत ध्यान से कि कोई लिक्विड अगर वाष्प में बदलता है, कोई तरल जो है, कोई द्रव जो है वो वाष्प में अगर बदल रहा है तो वे अपने आसपास से क्या होता है, हीट एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करता है। आसपास में जो हमारा ऊष्मा है उसको भी वो क्या कर लेता है, ले लेता है ना, अवशोषित कर लेता है, जिससे क्या होता है, वातावरण ठंडा हो जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं टेरेस पे जाके भैया थोड़ा सा छिड़काव करके आ जाते हैं, ठीक है। किसी की कच्ची जमीन है तो वहाँ छिड़काव कर लेता, ठंडक महसूस होती है अपने को। तो क्या हो रहा है, जो ऊष्मा है वो अवशोषित कर लेता है वो, ठीक है। तो नाखून, और एक चीज़ आपने देखी होगी, पेट्रोल आपने कभी डाला होगा तो पेट्रोल जब हाथ पे डालते तो ठंडा ठंडा महसूस होता है, क्यों, क्योंकि वो जल्दी अवशोषित हो जाती है, ठीक है। मतलब वो वाष्पित हो जाती है। तो जो जल्दी वाष्पित होगी तो आपको ठंडा में, थीनर आपने देखा होगा, है ना, नाखून पॉलिश रिमूवर जो होता है, लगाने पर ठंडक महसूस होती है। थीनर जिसे हम कहते हैं एसीटोन, ठीक है, ठंडक महसूस होती है, क्यों, क्योंकि एसीटोन जल्दी से वाष्पीकृत होता है और हमारी हथेली से ऊष्मा को खींच लेता है वो। ऐसे ही गर्म दिन में छत या मैदान पर पानी छिड़कने से ठंडक भी महसूस होती है, क्योंकि पानी के वाष्पीकरण से आसपास की ऊष्मा कम हो जाती है, एब्जॉर्ब कर लेता है वो। गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं अपन, क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन जो है वो शरीर से पसीना को क्या करता है, अवशोषित करके उसे जल्दी वाष्पित होने में मदद करता है, जिससे शरीर आपका ठंडा रहता है, ठीक है। ठंडे पानी से भरे गिलास के बाहर पानी की बूंदें भी आपने देखी होगी। हवा में उपस्थित जलवाष्प, हवा में आपको पता है पूरे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जलवाष्प होते हैं। तो हवा में उपस्थित जलवाष्प ठंडे गिलास से टकराकर, जो ठंडा गिलास है उससे टकराकर कंडेंस, संघनित पानी की बूंदों में यहाँ पर बदल जाता है। तो आपने देखा होगा ठंडे गिलास जो होते हैं, है ना, जिसमें अपने ठंडे पानी के जो गिलास होते हैं तो उसके आसपास क्या होते हैं, एक तरह से बूंदाबांदी, बूंदी टाइप में जमा हो जाती है। तो वो भी एक तरह से क्या है, वाष्पीकरण का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण मात्राएं और उनकी इकाइयाँ देख लेते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी होती है और उनकी इकाई और उनके सिंबल्स को। चलो, तो तापमान, टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं तापमान, मैंने अभी आपको बताया था उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, के से डिनोट करते हैं उसे। लंबाई, लेंथ जो होती है उसको मीटर, है ना, लेंथ की जो इकाई होती है वो मीटर होती है। प्रतीक जो होता है वो एम होता है। द्रव्यमान, क्वांटिटी द्रव्यमान है। द्रव्यमान को मैंने शुरू में आपको बताया था, किलोग्राम इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, इकाई होती है। केजी से हम इसको डिनोट करते हैं ना, कोई भी पदार्थ है तो उसकी क्या होती है, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम, मैंने आपको बताई थी। आयतन बताया था पदार्थ की, आयतन की इकाई क्या होती है, घन मीटर, मीटर क्यूब होती है, जिसको एम क्यूब से डिनोट करेंगे, है ना। पदार्थ की मात्रा, वेट, वेट किसका, वेट की जो यूनिट होती है ना, इकाई होती है वो न्यूटन होती है, एन से डिनोट करते हैं। घनत्व, अगर डेंसिटी देखनी है किसी भी पदार्थ की तो घनत्व की किलोग्राम प्रति घन मीटर, केजी पर मीटर क्यूब। और दबाव, प्रेशर की मैंने आपको बताई थी, पास्कल जिसे हम कहते हैं, पीए से हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो सारी की सारी यूनिट आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में यूनिट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन छोटे से आ जाते हैं और न्यूमेरिकल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट
रोल क्रिएट करते हैं ये यूनिट्स। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच।